आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। आप लोगों से स्क्रीन भी शेयर करता हूँ सर। हुआ है ना स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, अच्छा। স্ক্রিন ওপেন হতে ही आपके না দাদা सामने আসছে না আমার কাছে এখন। উফ, এই ছেলেটা না বড্ড জ্বালায়। তুই কখন ঢুকলি? তোকে তো আমি এসে গেছে। তোকে আমি জয়েনই করাইনি, তুই কি করে ঢুকলি? মানেটা কি? তুমি আমাকে এন্টার মানে করেছিলে। ও, কখন করতে ঢুকে গেছিস কে জানে। ঠিক আছে, কথা বলিস না, রেকর্ডিং স্টার্ট করেছি, শুরুতেই ডিস্টার্ব। পরে কি আমি এগুলো কি এডিট করতে পারি না? তো এডিট করার টাইম হয় না আমার। এত ডিস্টার্ব করিস না, তোদেরই পরে অসুবিধা হবে। শোন, পড়াশোনা। ओके चलो, एकदम स्टार्टिंग में आपके सामने जो पॉइंट आ रहा है, बेसिक का ही कुछ और पार्ट है सर। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में बेसिक में ये थर्ड क्लास है आप लोगों का। तो इनकम टैक्स में ना इंडिया के बारे में कुछ स्पेशल कहा गया है। आज मैं इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बस आपको एक जस्ट आइडिया दूंगा कि इंडिया क्या है। डिटेल चर्चा मैं रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में करूँगा, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में ये इंडिया के बारे में मैं आपसे डिटेल्स में चर्चा करूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लो कि जो इंडिया का ख्याल आपके दिमाग में है, ये इंडिया उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। उससे थोड़ा सा तो अलग ऑब्वियसली है। जो इतना मतलब बचपन से आप लोग पढ़ाई करते आ रहे हो, आप सबके दिमाग में इंडिया बोलने से ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज आ जाता है। लेकिन जो इंडिया आप अभी तक सोच के आए हो, ठीक है, यहाँ पर आके इंडिया का मतलब आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ जाएगा। चलो इसे थोड़ा सा रीड कर देता हूँ मैं, आप एक बार देख लो। द टर्म इंडिया मीन्स क्या है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कंटिनेंटल सेल्फ, exclusive economic zone, any other specified maritime zone and the airspace above its territory and territorial waters. Specified maritime zone means maritime zone as referred to in the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976। मतलब हम लोगों को सिर्फ इंडिया का मैप बोलने से इंडिया समझ आता है, लेकिन यहाँ तो इंडिया के लिए इंडिया के बारे में कुछ और ही कह दिया। तो एज ए इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स आपको ये बात बहुत ही भाली भांति समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये इंडिया है क्या, ठीक है। लेकिन सर इसका डिटेल चर्चा रेसिडेंशियल स्टेटस में होगा, ठीक है। फिलहाल मैं बस आपको इतना बता दिया कि इंडिया का मतलब अलग होता है, लेकिन मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वहाँ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंस ही है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल दिस चैप्टर में। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। दूसरा और भी पॉइंट्स है जिसमें मुझे काफ़ी चर्चा करना है, उसमें मैं इस क्लास में चर्चा करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। आपने बोला होगा तो ज़रूर कुछ सोचे होंगे तभी आप बोले होंगे। ओके सर, ठीक है। अच्छा, ये एक आइडिया कर लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है, और एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C इसके हिसाब से मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये। एज पर 210, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के हिसाब से एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स द रेट अराइव्ड एट by dividing the amount of income tax calculated on the total income by such total income। मतलब एकदम सिंपल है, जिस रेट से हम लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल। जैसे कि आप लोगों को पता है इनकम टैक्स का जो रेट का एक डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको अगर मैं याद दिला दूं, दैट इज अप टू 2.5 लाख नील, है ना, अप टू 2.5 लाख नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, बिलो 60 के लिए, हाँ,
नॉर्मली कभी भी बात करते हैं ऐसा, तो बिलो 60 एज के हिसाब से आप लोग क्या समझना इसको, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%। ये जो बात कर रहा हूं ना मैं, ये एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स है। मीन्स द रेट अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। ठीक है, तो ये जो बेसिकली माइनस करके डिवाइड करके जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाता है इसका एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ये होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C, मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस टू मीन द रेट ऑफ इनकम टैक्स। उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सारचार्ज को, और ऑन द इनकम टैक्स अगर कुछ होता है सारचार्ज, जैसे आप लोगों को पता है कि 50 लाख के ऊपर जाने से सारचार्ज लगता है। ठीक है, अगर इनकम 50 लाख क्रॉस करता है अप टू 50 लाख नो सारचार्ज। आज सारचार्ज में मैं काफी बातें करूंगा, सारचार्ज का सम्स भी करूंगा। अप टू 50 लाख नो सारचार्ज। ठीक है, सारचार्ज का मतलब क्या सर? सारचार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा टैक्स। सारचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम करोगे तो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इनकम पे एक्स्ट्रा टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या? द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स इफ एनी applicable in relation to the highest slab of income in the case of an individual, AOP, BOI, as the case may be, as specified in Finance Act of the relevant year। ठीक है, एज सिंपल आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोले तो आप समझ लेना कि वहां पर अगर कुछ चार्ज वगैरह हो तो वो ऐड करके आपको पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है। और एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मतलब ये जो स्लैब वाइज हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसको एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। तो दोनों मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं सर, तो थोड़ा एक ध्यान से रखना। ओके, समझ में आया ना? हेलो? यस सर। ओके, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से एक बार चर्चा करूंगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में, कुछ क्योंकि कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मुझे आज आपको बताना चाहिए। ऐसे तो जब भी मैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में बात करता हूं तो आप सबको पता है, जैसे अगर मैं करेंटली एकदम आज के डेट में खड़ा हो, क्या आज कौन सा डेट चल रहा है सर? टुडे इज 7th of July 2020, है ना? तो 7th of July 2020 ये जो डेट करेंटली हम लोगों के लिए आज है, तो अगर हम आज के डेट में किसी को पूछे कि भाई आपका असेसमेंट ईयर क्या है और आपका प्रीवियस ईयर क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या सोचना चाहिए? आप पहले देख लो कि आपका जो ये ईयर है एज पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर में फर्क तो है ना आप लोगों को? फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर में क्या फर्क है सर? फाइनेंशियल ईयर मतलब जो ईयर चालू होता है इंडिया में चालू होता है 1st of April। आप सबको पता है ये चीज, फिर भी 1st of April टू 31st March। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। और जब भी आपको कोई बोले सर कैलेंडर ईयर, ठीक है, तो कैलेंडर वाइज हम लोगों का जो डे टू डे लाइफ का जो कैलेंडर ईयर है, ठीक है, कैलेंडर ईयर नॉर्मली चालू होता है 1st January ऑफ एनी ईयर, 1st January ऑफ एनी ईयर टू 31st December। ठीक है, टू 31st December, ये है कैलेंडर ईयर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझना चाहिए, असेसमेंट ईयर जब भी आपको पूछे कि भाई व्हाट इज द असेसमेंट ईयर नाउ, तो आपको सिंपल कैलकुलेट करना चाहिए कि आपका ये जुलाई 7th of July 2020 किस ईयर में चालू हुआ है। तो एकदम आपके सामने देखो, आप एकदम नॉर्मल खुद से कैलकुलेट करो, अब अभी कैलकुलेट कर सकते हो। आपका ये ईयर चालू हुआ है 1st April को, 1st April 2020 को, है ना? 1st April 2020 को, और ये एंड कब होगा? 31st March 2021 में, 2021 में। तो इसका मतलब आपका ये 7th of July इसके अंदर आता है। तो एकदम सिंपल आपका जवाब आपके सामने हाजिर है कि करंट असेसमेंट ईयर 2021 है। जैसे ही आपको पता चल जाता है असेसमेंट ईयर आपको मिल गया। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या सर? जिस ईयर में आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है, जिस ईयर में आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, योर टैक्स विल बी कैलकुलेटेड इन दिस ईयर, योर टैक्स इज कैलकुलेटेड। मतलब आपको जो टैक्स पे करना है ना, उसका जो कैलकुलेशन है
ठीक है। इसीलिए एसेस करना का मतलब क्या होता है बोलो तो, असेसमेंट का मतलब होता है उसको देखना, छानबीन करना, चेकिंग करना, ठीक है। एसेस करना, कोई भी सिचुएशंस को एसेस किया जाता है ना, मतलब रेख देख करना, ठीक है। तो आपका जो भी इनकम हो उसको कैलकुलेशन करना है, एसेस करना है। तो जिस साल में असेसमेंट होता है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। सिंपल याद रखना, जिस साल में कैलकुलेशन होता है, हिसाब किताब होता है, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर का होता है, मतलब आपका कौन सा इनकम ईयर का इनकम का कैलकुलेशन होता है, योर प्रीवियस ईयर इनकम, योर प्रीवियस ईयर इनकम, मतलब आपने लास्ट ईयर में जो इनकम किया उसी इनकम का कैलकुलेशन यहां पर होता है, उसी ईयर का इनकम कैलकुलेशन इस पे होता है। तो प्रीवियस ईयर हो गया आप जिस ईयर में इनकम की हो, जिसका इनकम आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, दैट इज 1920, 1920। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 तक आपने जो भी इनकम किया, उसका जो भी इनकम है, अगर आपने 10 लाख इनकम किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर पे। अगर आप 10 करोड़ इनकम करते तो भी उसके हिसाब से टैक्स अमाउंट आप पेमेंट करते यहाँ पर। ये होता है नॉर्मल असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का नॉर्मल सिस्टम। ये आप लोगों को, बहुत लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से बताया। तो सर क्या हुआ, फिर से क्यों जरूरी था बताना? सर एक पॉइंट है यहाँ पर, आता हूँ सर। अगर आप सबको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से देखना। प्रीवियस ईयर में एक स्पेशल पॉइंट आता है। क्या पॉइंट है सर? द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 में बताया गया इनकम टैक्स में। इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग मतलब पहला। As mentioned earlier, the income earned during the previous year is taxable in the assessment year. Income earned during the previous year is taxable in the assessment year, है ना? मतलब आप 1920 में जो इनकम करोगे, आप 1920 में जो इनकम करोगे उसका टैक्स पेमेंट करोगे 2021 पे, एकदम जो मैंने अभी आपको ग्राफिकली दिखा रहे थे वहां पर जो था। बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां पर एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, point to be noted my lord, point to be noted। बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बहुत बार ना स्टूडेंट चुक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या खेल चल रहा है। बिजनेस एंड प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन सच अ केस द प्रीवियस ईयर shall be period beginning on the date of setting up of the business or profession and ending with the 31st March of the said financial year। So what is the meaning of this? Just a minute. If a source of income comes into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the date on which the source of income newly come into existence and will end with 31st March of the financial year। That means नॉर्मली हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर के बारे में जो भी सुना, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर का मतलब अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रीवियस ईयर का मतलब है, प्रीवियस ईयर का मतलब है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही है ना, यही सीखे हम लोगों ने। लेकिन अगर आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है, मतलब आपका स्टार्टअप है, न्यू सेटअप, आपका न्यू सेटअप है, मतलब जस्ट अब आप चालू कर रहे हैं, सपोज आप आज चालू कर रहे हैं, ठीक है, आज टुडे, आज क्या है 7 जुलाई 2020, ठीक है। अगर आप आज चालू करते हो तो फिर इस केस में आपका, अगर सपोज आपका 22 में आपका टैक्स पेमेंट होगा, लेकिन अगर आप आज चालू करते हो तो आज चालू करते हो और आप इसका ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च, दैट इज 31/3/2020, 31/3/2020, 31/3/2020 आपका बिजनेस चालू होता है आज, जिसका ईयर एंडिंग होगा कब? 31 मार्च 2020। तो आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है, इस ये जो ईयर है आपका, ये कौन से ईयर में, ईयर के अंदर आता है? ये आ जाता है आपका 2021 के अंदर। इसमें आप जो भी इनकम करोगे, इसमें आप जो भी इनकम करोगे, इसका टैक्स आप कब पे करोगे? इसका टैक्स आप पे करोगे 21-22 में, दैट इज 2021 and 2022, that will be your assessment year,
दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर, आप अगर आज न्यूली सेटअप बिजनेस करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको पूछा जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा ये 7 जुलाई से लेके 31 मार्च। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, सर आपने अभी तो सिखाया कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हो 7 जुलाई से। हाँ सर, यहीं पर एक्सेप्शन है कि अगर आपका बिजनेस न्यूली सेटअप है तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर का जो 1 अप्रैल वाला कॉन्सेप्ट था ये एक्सेप्शनली चेंज होके आप जिस दिन स्टार्ट करते हो उस दिन से लेके उस पर्टिकुलर ईयर का 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर काउंट होता है। अगर आप 7 जुलाई की जगह, ठीक है, सपोज ये 7 जुलाई की जगह आप फरवरी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज सपोज आप 28 फरवरी 28 फेब 2020 को स्टार्ट करते, तब भी आपका बिजनेस 31 मार्च में ही एंड हो जाता। 31 मार्च 2020 मतलब कोई कहेगा कि सिर्फ एक महीने का बिजनेस है, हाँ 28 फेब से लेके 31 मार्च 2020, ठीक है, मतलब ये 29 भी कर सकते हो आप क्योंकि 2020 लीप ईयर था, तो 29 फेब से लेके 31 मार्च 2020 ये भी आपका यही आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। मतलब अगर 1 मंथ के लिए भी बिजनेस ओपन था तो 1 मंथ ही मतलब कहा जाएगा कि उसका प्रीवियस ईयर। न्यू सेटअप के केस में 1 अप्रैल वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जैसे आपका बिजनेस कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा उसके बाद से आपका नॉर्मल सिस्टम 1 अप्रैल से काउंट होगा। सर प्लीज एक बार मुझे बताना ये न्यू सेटअप का जो एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर का ये क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे प्लीज बताना। हेलो, यस सर। ओके, थैंक यू। अगर ये क्लियर है, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट था, याद रखना। हाँ, जब भी आप प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करोगे देख लेना क्वेश्चंस में, अगर उसमें लिखा है ना कि न्यूली सेटअप बिजनेस है तो आपका प्रीवियस ईयर का डेट चेंज हो जाएगा। एंड इन दैट केस अगर आप 1 अप्रैल से डेटा काउंट करने चालू कर दोगे ना तो आपसे गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा क्या सोचोगे, आप ऑलवेज ये फील करोगे कि प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब आम सोच ऐसे ही कहता है, लेकिन आपको मिंटोस दिमाग लगाना है। मिंटोस समझते हो ना, और मिंटोस चॉकलेट खा के दिमाग की बत्ती जल जाता है रे बाबा, तो मिंटोस दिमाग कहते हैं कि अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो आपका काउंटिंग करना चाहिए जिस पर्टिकुलर डेट से वो बिजनेस चालू हुआ है। अगर जुलाई से है तो जुलाई से, अगस्त से है तो अगस्त से, अगर सितंबर से है तो सितंबर से, अगर फरवरी से है तो फरवरी से। अगर एक महीने के लिए भी बिजनेस एक साल का काउंट किया जाएगा तो 1 मंथ के लिए ही बिजनेस को 1 ईयर का काउंट किया जाएगा। इट्स फुल्ली as per rule of previous year, ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी ये स्टडी मैट आप लोगों से मैं शेयर भी कर चुका हूँ। A is running a business from 93 onwards, determine the previous year for the assessment year 2021। सिंपल है, क्योंकि 93 से बिजनेस कर रहा है, कंटिन्यूएशन बिजनेस है, काफी दिनों से चल रहा है, मतलब नियर अबाउट 17 ईयर से बिजनेस चल रहा है, 17 नहीं 27 ईयर से बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो इसके केस में प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, लेकिन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट्स अप हिज प्रोफेशंस ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई स्पेशल डे है सर, सीए डे है ये, जो 1 जुलाई गया सीए डे था सर, मतलब सी इंस्टीट्यूट बना था इसलिए इसको सीए डे के हिसाब से भी जाना जाता है, स्पेशल डे है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट्स अप हिज प्रोफेशंस 1 July 2019, determine the previous year for the assessment year 2021। सिंपल है सर, 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च काउंट होगा, 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च काउंट होगा। आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट इट। ओके सर, यही सिंपल बात था, इतना क्यों कह रहे हो, आगे चलो। ओके सर, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं सर, और भी बहुत सारा पॉइंट्स है। चलो मजेदार कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, previous year for undisclosed source of income, प्लीज पॉइंट पे ध्यान देना। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, अनडिस्क्लोज मतलब जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। सर का मतलब क्या है, अब बता नहीं रहे हो बाबा, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप शो नहीं कर रहे हो, सिंपल याद रखो, आप शो नहीं कर रहे हो, अब दिखा नहीं रहे हो। जैसे कि अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, सर ये क्या है हुंडी, हाँ हुंडी मतलब सर जिसका मॉडर्न नेम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ
एक्सचेंज आप लोग अकाउंटेंसी में करते हो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एकदम बहुत मॉडर्न जो फॉर्मेट आज के डेट में यूज होता है, दैट इज चेक। चेक इज द वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं सर, एनआई एक्ट के तहत आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है यही, ये हुंडी भी वही है, हुंडी भी वही है। चलो आपको बताता हूँ, आज आप हुंडी का कुछ स्टोरी बताएंगे आपको, हुंडी क्या है, आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी कैसे बना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एनआई एक्ट के तहत आपको बताता हूं कि अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी में क्या होता है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 69C, हुंडी का केस 69D, कैश क्रेडिट सेक्शन 68, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट 69, अनएक्सप्लेन्ड मनी 69A एंड इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज 69B। ठीक है, तो चलो ये जो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब बेसिकली जो आप शो नहीं कर रहे हो, नॉट शोन, आप दिखा नहीं रहे हो जितना आपको दिखाना चाहिए, जैसा दिखाना चाहिए, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हो। तो ऐसा केस में अगर आप कुछ करते हो तो इसको इनकम टैक्स कैसे ट्रीट करता है। और जब छापा मार होता है, समझते हो छापा मार मतलब, समझते हो छापा मार मतलब रेड करना। ठीक है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करते हैं, वो एक मूवी हुआ था ना, ये किसका क्या नाम बोलते हैं, वो अजय देवगन का क्या नाम है, अजय देवगन का, हाँ रेड, हाँ रेड रेड। उसमें भी वो जिस तरह से जाके अचानक से छापा मार किया, छापा मार करके, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था सर वहां पर। ठीक है, तो एक आईटी ऑफिसर कैसे वो जैसा दिखा है ना, कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं दिखा है, मूवी को ना काफी प्रैक्टिकल रखा गया है, कुछ वैसा ही होता है। जब रेड होता है कुछ इसी तरह से जाके आपका हिसाब किताब होता है, देख लिया करो मूवी, अजय देवगन का मूवी है, लेकिन एक भी एक्शन नहीं है सर। ठीक है, एकदम प्रॉपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम दिखाया गया, वैसे गंगा जल वाला कोई सीन नहीं है उसमें। ओके चलो कैश क्रेडिट देखते हैं, कैश क्रेडिट समझते हैं। नॉर्मली, अच्छा पहले क्या देख लो एक बार, नॉर्मली इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर गेट्स टैक्स्ड इन इट्स असेसमेंट ईयर, है ना, यही तो नॉर्मल सिस्टम है। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर गेट्स टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। 1920 में कमाओगे, 1920 में इनकम करोगे, और 2021 में गवाओगे। इसमें कमाओगे, इनकम कमाना, और इसमें गवाना, एज गवाना इन द सेंस टैक्स पे करोगे। ठीक है, सरकार को देना पड़ेगा। इस मिट्टी का खाते हैं तो मिट्टी को देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार कैसे अपने देश को बनाएगा। सिंपल बात है सर, कमाएंगे भी गवाएंगे भी, लेकिन करना पड़ेगा, ये हमारा ड्यूटी है, कंट्री को बनाने के लिए ये हमारा ड्यूटी है। जो भी हो, वेयर इनकम इज नॉट डिस्क्लोज बाय द टैक्स पेयर, अगर किसी कारण से, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको यहाँ पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर का पूरा, इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोचते हैं ना, आपको वो सोचाएगा। पर इनकम इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द टैक्स पेयर बट इज डिटेक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको डिटेक्ट कर लिया। एंड द सोर्स फॉर विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड बाय द एसएससी। सपोज आप एसएससी हो और आपके घर में छापा मार हुआ है, सर क्या बात कर तू, मेरे घर में इलीगल पैसा नहीं है। अच्छा चलो सर, मेरे घर में छापा मार हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे घर में छापा मार किया, मेरा इलीगल पैसा है। जो भी हो, मेरे पास अगर इलीगल पैसा है तो वो इलीगल पैसे का सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि वो लीगल है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कैसे लीगल है। ठीक है, मैं कहाँ से इनकम किया, ठीक है, अगर मैं एक्सपेंस किया तो कहाँ किया। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है उनके पास, किसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जिस कौन करता है सर, उसको कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। जैसे रेड मूवी में अजय देवगन कौन थे, असेसिंग ऑफिसर थे। रेड मूवी में अजय देवगन एक असेसिंग ऑफिसर ही थे। ठीक है, एओ चेक करेगा, इट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज सो डिटेक्टेड। मतलब सिंपल कहना है सर, अगर आपका कोई इनकम का प्रॉपर जवाब आप नहीं दे पाए और आपके घर में रेड हुआ है, ठीक है, और आपके घर में रेड हुआ है, और उस पर्टिकुलर ईयर में आप इनकम टैक्स ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर को आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो वो जो डिफरेंस इनकम जो इस साल आपके घर में, मतलब आपका इनकम तो बेसिकली 1920 का था, आपका इनकम बेसिकली 1920 का था, लेकिन आपके घर में रेड हुआ है 2021 में। अरे बाबा, कैलकुलेशन करते वक्त ना समझ में आया, जब आपके घर में रेड किया गया तब ना पता चला 2021 में कि कुछ तो घोटाला है। लेकिन आपका मेन इनकम कब का है, 1920 का, लेकिन रेड करते वक्त पता चला 2021 में कि आपका कुछ घपला इनकम भी है। तो तब आपका वो घपलाबाजी इनकम जो है ना, वो इनकम को 2021 में ही टैक्स किया जाएगा।
ऐसे तो नॉर्मल रूल्स क्या बताते हैं, नॉर्मल रूल्स बताते हैं कि 1920 का इनकम का टैक्स 2021 में पे किया जाए, लेकिन अगर आपका घपला पकड़ा जाए 2021 में और वो घपला का जो इनकम है, ठीक है, मतलब वो जो भी करप्शन का इनकम आपका है वो करप्टेड इनकम, ठीक है, एक तरह का मान के चलो कि वो करप्टेड इनकम है आपका, इलीगल इनकम, उसको आपका इनकम माना जाएगा, ठीक है, उसको आपका इनकम माना जाएगा और वो इनकम 2021 का इनकम माना जाएगा और उसी ईयर में टैक्स भी हो जाएगा, इनकम भी 2021 का, टैक्स भी हो जाएगा 2021 में, मतलब असेसमेंट ईयर में ही टैक्स पे कर देना पड़ेगा। इट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर, इट इज सो डिटेक्टेड, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस में होता है, आप समझ रहे हो। तो ये स्पेशल केसेस कैसा कैसा है तो वो देखते हैं सर, कैसा कैसा स्पेशल केसेस हो सकता है। एकदम अपने आप को एक टैक्स ऑफिसर जैसा सोचो तो बड़ा मजा आएगा। आई होप कि आप लोग मजा ले रहे हो। कैश क्रेडिट सेक्शन 68, where any sum is found credited in the books of the SSC, आपके अकाउंट चेक किया गया, ठीक है, बुक्स ऑफ द एसएससी मतलब आपके अकाउंट चेक किया गया और आपके अकाउंट में कोई अमाउंट का ऐसा पैसा है जो दिख रहा है, ठीक है, where any sum is found credited in the books of the SSC and the SSC offers no explanation about the nature and source of, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the sum so credited may be charged as income of the SSC of that previous year। मतलब जिस ईयर में आपने कैलकुलेशंस किया, आपने अपना अकाउंट्स भी मेंटेन किया, लेकिन अपने अकाउंट्स में आपने उसको मेंटेन करके रखा था, जो रेड करने के टाइम पे, जो चेकिंग करने, एसेस करने के टाइम पे, एसेस करने के टाइम पे पता चला, लेकिन आप इसका इनकम टैक्स पेमेंट नहीं किए थे। तो अगर ऐसा पता चलता है कि आपके अकाउंट में कुछ कैश क्रेडिट हुआ है, कुछ कैश क्रेडिट हुआ है, तो उस कैश क्रेडिट ने आपको टैक्स देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। तो अगर ऐसा आप करते हो तो उस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में ही उसका टैक्स ले लिया जाएगा, उसको इनकम टैक्स के अंदर ले लिया जाएगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कैश क्रेडिट, जो सेक्शन 68 बताता है। मतलब सिंपल है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम है, लेकिन फिर भी आप उसको शो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है तो चुपचाप वो इनकम को शो कर देगा और आपका जो भी टैक्स होता है यू हैव टू पे एज पर द टैक्स रूल, जो भी आपका इनकम टैक्स रेट है उस हिसाब से, ठीक है। जो आपको मैं ऑलरेडी रेट के बारे में बताया हूँ, आज फिर से एक बार रेट बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो कैश क्रेडिट समझ में आया सर। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट देखो, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट सर ये कैसा होता है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट देखो ना सर, समझ में आएगा। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69 बताता है unexplained investment, where in the financial year immediately preceding the assessment year, financial year immediately preceding the assessment year, the assessee has made investment which are not recorded in the books of account। मतलब आपने अपना मनी जो है, आपका सेविंग्स मनी, ठीक है, आपका जमा हुआ पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, सेविंग्स मनी आप कहीं इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट तो हम लोग करते हैं ना, किसी कितना सारा जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अलग अलग एरिया में, या फिर कोई मतलब नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है लेकिन फिर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, लेकिन फिर भी आपने इन्वेस्ट की। इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने कहीं पर भी अपना बिजनेस में भी इन्वेस्ट किए हो, तो एंड द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया, सपोज एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, उस बिजनेस प्रोजेक्ट में आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली आपके नाम पे बिजनेस प्रोजेक्ट है, पेपर्स वगैरह सब कुछ है, गवर्नमेंट के पास सब सारा का सारा लाइसेंस सब कुछ है, लेकिन अगर आईटी डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई ठीक है बिजनेस आपका, गवर्नमेंट लाइसेंस आपका, नो प्रॉब्लम, बट ये 1 करोड़ आया कहां से, फ्रॉम वेयर दिस 1 करोड़ कम्स फ्रॉम, कहां से आया। अगर ये 1 करोड़ एकदम सही पैसा है, एकदम प्रॉपर है, तो नो प्रॉब्लम इज देयर, सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते हो, इसका मतलब आप इस इनकम का टैक्स नहीं दिए हो, इस इनकम का टैक्स अभी भी बाकी है ना। अगर टैक्स देते तो पैसा एकदम वाइट हो जाता ना। तो बेसिकली ये 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो तो गवर्नमेंट सिंपली क्या करेगा, उसको डीम टू बी आपका इनकम मानेगा और उसको सच फाइनेंशियल ईयर का इनकम मान के आप पे टैक्स लगा देगा, ठीक है। तो सिंपल है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, जो सेक्शन 69 में बताया गया। मतलब आपको हर एक चीज का प्रॉपर जवाब देना चाहिए, इनकम है तो कहां से है, पैसा है तो कहां से है। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब सरकार यही मानेगा कि आप इस पैसा का टैक्स नहीं दिए हो।
और फिर उसको आपका डीम्ड इनकम मान के आप पे टैक्स लगाएगा। ठीक है, मतलब इलीगल मनी को पकड़ने का एकदम सिंपल रूल है सर, इलीगल मनी को पकड़ने का एकदम सिंपल रूल है। लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में इनकम टैक्स ऑफिसर करप्टेड है, आईटी ऑफिसर करप्टेड है, वो भी पैसा खा लेता है, क्योंकि उसको पता है ड्यूटी करने से कितना मिलेगा। आईटी ऑफिसर, एक इनकम टैक्स ऑफिसर अगर नॉर्मली काम करे सरकारी ऑफिसर के हिसाब से, थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल का बात है, एक एवरेज ऑन एन एवरेज 70 to 80,000 उसका सैलरी है मंथली। ठीक है, लेकिन अगर किसी का 50 करोड़ का घोटाला है, 50 करोड़ का इलीगल मनी है, और आपको बोलता है इलीगल मनी है, और आपको बोलता है कि भाई 10% में सेटल करते हैं ना, तो 50 करोड़ का 10% अगर आपको देता है, चलो 5% सेटलमेंट कर लो, अच्छा चलो 2% कर लो, तो भी आपका, आप 70,000 में कितना कमा लोगे। ठीक है, तो आईटी ऑफिसर बिक जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके हाथ में अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हाथ में बेसिकली अकाउंट्स होते हैं, वो उसको सब पता होता है, इसको सब पता होता है, ये सब जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट, सब पता है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सारा डिटेल्स इनके पास है। लेकिन यही आपका घोटाला को एकदम बरकरार रखते हैं। छोटा मोटा बिजनेस में चेंजेस इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन जो लोग ये पूरा कंट्री में घोटाला कर रहे हैं ना सर, जैसे कुछ केसेस का नाम बताओ ना सर। सर ऐसे नाम देखो ना, ये देखो, किंगफिशर एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 35,000 करोड़ का घोटाला किया है सर। सरकार का पैसा है, हमारा पैसा है, हम लोग चुप है। सिर्फ हम लोगों का क्या जानते हो ना, हम लोग कैसे हैं, वो इंडियंस आर लाइक, किंगफिशर में अगर कभी फ्लाइट में चढ़ लिया ना, तो सेल्फी खींच के घर में आके फोटो दिखाएंगे दोस्तों को। ठीक है, हम उसी से खुश है। लेकिन हम ये नहीं देखना चाहेंगे कि ये किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस करने के लिए एसबीआई से इतना पैसा घोटाला किया है। ठीक है, पैसा लेके भाग गया, अभी लंदन में जाके बैठे हैं, पुलिस पकड़ रहा है, चोर पकड़ रहा है, किसी को नहीं पता क्या होगा। ठीक है, लेकिन पैसा तो जो जाना था वो चला गया। नीरव मोदी का केस भी आपको पता है, अगर नहीं सुने हो तो सुन लो, ये सब केस, ये सब रिसेंट एकदम हाल ही में हुआ है। नीरव मोदी, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, ये गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स पंजाब नेशनल बैंक मोस्ट प्रोबेबली, हाँ गीतांजलि, ये डायमंड का बिजनेसमैन है मुंबई में। ठीक है, ये भी करीब करीब आपका 11,000 करोड़ का 11,000 करोड़ का घोटाला किया है, 11,000 करोड़ का। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 11,000 करोड़, 35,000 करोड़, रोटोमैक पेन कंपनी है ना, रोटोमैक पेन कंपनी का भी करीब करीब 5,000 करोड़ का घोटाला है, 5,000 करोड़ का घोटाला। वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2009 या 10 में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कलमडी, ठीक है, सुरेश कलमडी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ऑन दैट टाइम, उसने भी करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का, नहीं और भी ज्यादा, 200-300 करोड़ के आसपास का घोटाला किया था। कोलगेट घोटाला, कोलगेट मतलब सर, कोल, ठीक है, कोल का जो टेंडर होता है ना, मतलब हमारे कंट्री में जो कोल माइंस होते हैं, कोल माइंस का जो टेंडरशिप होते हैं, इसमें भी करप्शन, नेता लोग पैसा खा के अपने हिसाब से टेंडर देता था, इसको कोलगेट घोटाला कहते हैं। इसमें भी करीब करीब 1,000-2,000 करोड़ के आसपास का घोटाला है। फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक का भी एक घोटाला आया है सर, उसको पकड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो ज्यादा सामने आ गया। चंदा कोचर जी, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं, लेकिन पता नहीं था कि अपने हस्बैंड के प्रेम में इतना पागल हो जाएंगे कि वीडियोकॉन को, जिस कंपनी का कोई प्रॉफिट तक नहीं है, वीडियोकॉन जो लास्ट 10 साल से एक लॉस सिचुएशन में जा रहा है, चंदा कोचर जी जो सीईओ थे आईसीआईसीआई बैंक का, 1,200 करोड़ का लोन पास कर दिया, 1,200 करोड़ टू वीडियोकॉन, बिकॉज वीडियोकॉन में उनके हस्बैंड शेयर होल्डर है, चंदा कोचर जी का हस्बैंड दीपक कोचर। ठीक है, दीपक कोचर इस कंपनी का शेयर होल्डर है वीडियोकॉन का। ठीक है, अच्छा खासा शेयर होल्डर है, और चंदा कोचर जी आईसीआईसीआई बैंक का हेड थे ऑल ओवर इंडिया का, इंटरनेशनल लेवल में। तो चंदा कोचर जी 1,200 करोड़ का लोन पास कर दिए। 1,200 करोड़ क्या है, यहाँ वहां से आ जाता है क्या, पब्लिक का ही पैसा है। ये सब लॉस कहाँ से भरपाई होगा, इट्स इम्पॉसिबल भरपाई होना। करप्शन इज, देखो बिजनेस लॉस हो जाता है, इट्स अ डिफरेंट इशू, बिजनेस लॉस डिफरेंट इशू, लेकिन करप्शन अलग पॉइंट है सर, करप्शन इज डिफरेंट पॉइंट। तो ये सब चीज किसको पता होता है, ये सारा का सारा घोटाला आईटी ऑफिसर को पता होता है, सब चीज पता होता है, क्योंकि स्क्रूटनी करने का पूरा हक इनको है। और जो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनके हाथ में पूरा कंपनी का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ दे नो,
दे नो एवरीथिंग। इवन सीएस को भी पता होता है, सीएस को भी पता होता है। हाँ, लेकिन सीएस ज्यादा घोटाला उतना समझ नहीं पाता क्योंकि सीएस का प्रैक्टिस एरिया थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी लीगल डॉक्यूमेंट चेक करके देख ही सकता है। लेकिन सबसे सबसे बड़ा घोटालेबाजी है, सबसे बड़ा। इसी के कारण पूरा इकोनॉमी में जितना अच्छा हुआ इसी के कारण हुआ है, जितना खराब हुआ इसी के कारण हुआ है। जो भी हो, आपको मैं बस इतना खराब अच्छा ये बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग सब यही बनने वाले हो, तो मैं बस इतना कहूंगा कि कंट्री के लिए कुछ अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं सर, बस रिक्वेस्ट है, बनो सर और प्लीज कंट्री के सर्व करो। नहीं तो बस हम लोग ना वो व्हाट्सएप फेसबुक में ही देशभक्ति दिखाते दिखाते मर जाएंगे। जो भी हो। तो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से टैक्सेबल होता है, समझ में आया सर? मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर जरिया समझ में नहीं आता तो सरकार खुद उसको इनकम मान लेगा और टैक्स कर देगा, ठीक है? तो 69, ये 69 में बोला गया सर। ओके सर। अनएक्सप्लेन मनी मीन्स 69A, where in any financial year the assessee is found to be the owner of any money। अगर आपके पास कोई भी पैसे का ओनरशिप आ जाता है, ठीक है, लाइक सपोज आपके पास बुलियन है सर। बुलियन क्या होता है सर? सर बुलियन मतलब सर गोल्ड का बिस्किट्स, गोल्ड बिस्किट्स होते हैं ना, तो गोल्ड बिस्किट्स को ना बुलियन कहते हैं। आप गोल्ड के बिस्किट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ज्वेलरी or other valuable article and the same is not recorded in the books of account. The assessee offers no explanation about the nature and source of acquisition of such money, bullion और ज्वेलरी etc। मतलब आपके पास बहुत सोना जहर बहुत सारा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको पता तो है लेकिन आप बताते नहीं हो कि ये सब आया कहाँ से, ठीक है? आपको ये सब कहीं से भी मिल गया है सर, मतलब डरा के धमका के ब्राइब लेके, ठीक है, आप अपना एसेट बना दिए। लेकिन अगर प्रूफ नहीं है तो आपका इनकम मान के वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? टैक्स देने के बाद ये सब अगर किसी से इलीगली लिए हो तो उसका सजा अलग से है सर। अगर आप किसी को डरा के धमका के इलीगली लिए हो तो उसका सजा अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग अगर टैक्स पर्पस में सोचते हैं तो इस इनकम का अगर आप इनकम नहीं दिखा रहे हो ना, तो आपको उसको इनकम तो दिखाना पड़ेगा, और ये इसका वैल्यूएशन करके आपका इनकम बना के फिर आपका टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ज्यादा कोई मतलब कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है मैटर को, ठीक है? इसी तरह से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो सर। चार्टर्ड अकाउंट होने के बाद जब आप चार्टर्ड के हिसाब से टैक्स ऑडिट करने जाओगे ना, तो भी आपको यही सब करना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, सीखेंगे टैक्स ऑडिट क्या है, ठीक है, किस तरह से आप टैक्स ऑडिट कर सकते हो। और कंपनी के लिए टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी चलाते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है कंपनी। हाँ, ओके, ये सारा का सारा मैटर आगे आगे डिस्कशन होगा सर। अमाउंट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 69B। ये थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, ये ना हम लोग बहुत करते हैं, ये इट्स अ वेरी पॉपुलर पॉइंट, ठीक है? इसका मतलब सर कुछ ऐसा ही, एग्जांपल देख लो कि नॉट डिस्क्लोज्ड फुल्ली, ठीक है? नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या हो सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। एग्जांपल देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ द assessee, ये वाला पॉइंट पे ध्यान देना। If the assessee is found to be owner of say 300 grams of gold, suppose आपके पास 300 ग्राम गोल्ड है, ठीक है? 300 ग्राम गोल्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज कितना? 25,000। मार्केट में 300 ग्राम गोल्ड का दाम मान के चलते हैं 25,000, आज के रेट में आप कन्वर्ट कर लेना। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, बट ही हैज रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट 15,000 इन एक्वायरिंग इट, ठीक है? 31 मार्च में आप वैल्यू दिखा रहे हो कि आपका एक्वायरिंग वैल्यू कितना है? 15,000, लेकिन जिसका मार्केट वैल्यू कितना है? 25,000। दैट मींस आप 10,000 छुपा रहे हो। तो द असेसिंग ऑफिसर कैन ऐड 10,000 द डिफरेंस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गोल्ड एंड 15,000, बिकॉज आप जब अपना अकाउंट्स में मेंटेन करते हो ना, अकाउंट्स में आप क्या मेंटेन करते हो सर? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो फिक्स एसेट्स में आपके पास जो भी एसेट्स है उसका पूरा डिटेल्स होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास गोल्ड भी है तो उसका भी डिटेल्स होता है, कंपनी के नाम पे है तो कंपनी के नाम पे, पर्सनल नाम पे है तो पर्सनल नाम पे, जो भी हो आपका। तो वो डिटेल्स जब आपका होगा ना, तो उसमें अगर 25,000 का गोल्ड है तो 25,000 दिखाओ ना वैल्यू को। आप 15,000 दिखा रहे हो, दैट मीन्स 10,000 आप शो नहीं करना चाहते। और एसेट है तो फिर उसका इनकम भी तो होगा, एसेट है तो इनकम भी तो होगा, या फिर एक्सपेंस भी तो होगा। कहीं खर्चा किए हो, एसेट बनाए हो, तो फिर टैक्स भी तो देना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप इस तरह से अपना इनकम को छुपा रहे हो, दैट मीन्स ये 10,000 जो डिफरेंस आ रहा है सर, ये 10,000 डिफरेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जोड़ सकता है. And at 10,000 the difference of market value of such gold and 15,000 as the income of the assessee if the assessee offers no satisfactory explanation thereof. समझ में आया सर? प्लीज बताना. ये पॉइंट 69B, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? हेलो. यस सर. यस सर. ओके ठीक है. नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ये कैसा होता है? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग बार बार इनकम पे बात कर रहे थे, यहाँ एक्सपेंस कहाँ से आ गया? 69C बताता है एक्सपेंस के बारे में. 69C बताता है एक्सपेंस के बारे में. सर नॉर्मली पब्लिक सोचता है कि भाई इनकम अगर नहीं शो करेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस का भी तो मतलब होता है, बिकॉज अब इनकम करोगे तब ना एक्सपेंस करोगे. एक्सपेंस इनकम के बाद ही आता है. तो अगर आप खर्चा कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो? जैसे where in any financial year an assessee has incurred any expenditure and he offers no explanation about the source of such expenditure or the explanation is unsatisfactory in the opinion of AO, assessing officer can treat such unexplained expenditure as the income of the assessee for such financial year. ये आप लोग बड़े बड़े नेताओं को देखते हो, नॉट ओनली नेता लोग, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, मतलब जो सो कॉल्ड है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, क्या बताऊं, थोड़ा मीडियम टाइप है, मतलब एकदम नॉट लाइक अंबानी, ठीक है. वो लोग क्या करते देखना, अपना वो एक नाम आप लोग सुने होंगे, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, बिग फैट इंडियन वेडिंग. बोला जाता है कि इंडियंस वेडिंग में जितना खर्चा करता है, मतलब ऐसा वर्ल्ड में दूसरा किसी कंट्री में ऐसा देखा नहीं जाता, ठीक है. हम लोग इंडियन हमारे वेडिंग में बहुत खर्चा करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा खर्चा करते हैं जो आप बता ही नहीं सकते कि कहाँ से खर्चा करते हैं. जैसे मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मेरा जिस तरह का सोसाइटी में थोड़ा बहुत जान पहचान है कि शादी में अचानक से 5 करोड़ का खर्चा कर दिया, 5 करोड़ का मैरिज, ठीक है, 5 करोड़ का मैरिज, ठीक है, पता है सोर्स ऑफ इनकम का भी पता है मुझे, ठीक है, कितना सरकार के पास जाता है, कितना नहीं, कहाँ से आता है, किस तरह से कस्टमर्स को लूटते हैं, आई नो, ठीक है, मतलब सम ऑफ देम मतलब वेरी क्लोज है, लेकिन फिर भी 5 करोड़ का शादी समझ में नहीं आता. तो ये अगर 5 करोड़ का शादी करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द 5 करोड़ मैरिज, ठीक है. 5 करोड़ क्यों, तुम 50 करोड़ का मैरिज करवा दो, ठीक है, आइलैंड भाड़ा ले लो, ठीक है, आइलैंड को रेंट पे लेके करवा दो, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है. लेकिन जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ना, एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो मैरिज के लिए, वो एक्सपेंडिचर का ना सही सोर्स होना चाहिए, गुड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए. मतलब आपका इनकम का सोर्स गुड होगा तभी ना आपका एक्सपेंडिचर का सोर्स भी गुड होगा. तो अगर आपके पास सेटिस्फैक्टरी इनका एक्सपेंस करने का मतलब जो ये 55 करोड़ कहाँ से आया, इतना खर्चा कहाँ से किया, अगर आपके पास सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट को ये 5 करोड़ को आपका इनकम मान के टैक्सेबल कर देना चाहिए, जिसका आपने बेसिकली टैक्स नहीं दिए हो. अगर आप प्रॉपर बता देते हो कि भाई मेरा ये इनकम है, मैं सालाना, जैसे बॉलीवुड स्टार, ठीक है, बॉलीवुड स्टार एनुअली एक बॉलीवुड स्टार कितना कमा लेते हैं, एक बॉलीवुड स्टार अगर थोड़ा अक्षय कुमार जैसे कोई है तो 15-20 करोड़ कमा लेते हैं, ठीक है. बॉलीवुड स्टार कम और भी ज्यादा होगा, मैं बस एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है. बॉलीवुड स्टार ऑन एन एवरेज अगर 50 करोड़ कमाते हैं एनुअली, ठीक है, 50 करोड़ एनुअली कमाते हैं, तो ये अगर 20 करोड़ का खर्चा करता है ना, ठीक है, नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, ऑब्वियसली पता चल जाता है 50 करोड़ इनकम करते हैं, 20 करोड़ खर्चा कर ही सकते हैं. लेकिन जो बंदा नॉर्मल इनकम का जो ऑफिशियल मतलब जो सोर्स है ऑफिशियली दिख रहा है, जैसे ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह, ऑफिशियली इनका इनकम कितना है, हार्डली 15 लाख एनुअली, 15 लाख एनुअली, 15 लाख, लेकिन शादी करवा रहा है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो 15 लाख, ठीक है. अगर देखो एक सिंपल लॉजिक लगाओ, एक आईटी ऑफिसर, एक इनकम टैक्स ऑफिसर अगर मंथली 70,000 इनकम करते हैं ना, या 80,000 इनकम करते हैं, आउट ऑफ 70,000 सिर्फ मतलब अपना इनका जो स्टेटस लेवल है उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं ना, इनका जो स्टेटस लेवल है इसके हिसाब से अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट लगाऊं, इनका जो डेली मतलब लिवलीहुड है, ठीक है, इनका जो डेली रहन सहन का खर्चा है, यही हो जाएगा इसका कम से कम 50,000 का इनका खर्चा है,
50,000 का मंथली एक्सपेंस है इनका घर चलाने का फैमिली के साथ, ठीक है, 50,000 मंथली एक्सपेंस। तो सालाना कितना ये बचा लेते हैं पर मंथ का 20,000। तो 20,000 करके अगर ये 12 महीना बस कुछ सेविंग्स भी कर लिया तो 2,40,000, 2,40,000 अगर ये अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी करता है ना 2,40,000, वो भी अगर 12% 13% रेट में, ठीक है, तो भी 20 साल लग जाएगा तो भी करोड़ों रुपया नहीं होगा। ये होता है एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में। मतलब एक 70-80 हजार वाला इंसान 2 करोड़ का शादी कैसे करवा सकता है? इट्स ए मैटर ऑफ क्वेश्चन। अगर इस तरह का कॉमन सेंस नहीं लगा पाओगे तो किस तरह किसी भी कभी भी कुछ असेसमेंट नहीं कर सकते। कॉमन सेंस है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सपेंस करने का सोच। एक्सपेंस देख के आप अचानक एकदम इजीली समझ सकते हो, जस्ट लुक एट पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेंस और आप इजीली समझ सकते हो कि इसका इनकम क्या है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ऑफिशियली तो इसका इनकम ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, बस बैक बैक कैलकुलेशन करो, एकदम समझ में आ जाएगा घोटाला है, एकदम गारंटी घोटाला है। अगर देखते हो कि नहीं नो घोटाला, लाइक बच्चन साहब जैसे, ठीक है, तो नो घोटाला, नो प्रॉब्लम। मंथली 15 करोड़ कमाते हैं, एनुअली आराम से खर्चा कर सकता है। बस देख लो उसका इनकम करने का सोर्स क्या है। समझ रहे हो सर? हेलो, यस सर। ओके। तो ये है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 69 सी में कहा गया, सेक्शन 69 सी में कहा गया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सब। पॉइंट नंबर 6 सर, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। ये सब आगे जब आप लोगों के सामने कंप्लीट सम्स आएगा या फिर एमसीक्यू बेसिस में भी, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सवाल है। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी क्या होता है? अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी में, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी में क्या होता है? देखो सबसे पहले सर थोड़ा ना हुंडी दिखा दो। ओके चलो सर पहले आपको हुंडी दिखाते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हुंडी दिखाता हूं। देखो ये हुंडी है, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? बताओ ना प्लीज। यस सर, 2500 रुपए। 2500 का हुंडी है बॉम्बे प्रोविंस का। ये ब्रिटिश टाइम का है, ब्रिटिश पीरियड नहीं, प्रॉपर ब्रिटिश पीरियड नहीं है, 40 ये 1951 का है। ड्यू ऑन 10th ऑफ जुलाई, वाह जुलाई मंथ का ही है, वाह हम लोग भी आज 7 जुलाई को पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं था ऐसा इत्तेफाक होगा, जो भी हो। टेंथ ऑफ जुलाई 1951 का बॉम्बे, और ड्यू है मतलब, और ये इशू हुआ था 12th ऑफ अप्रैल 1951 का इशू डेट था ये, और इसका पेमेंट डेट था 10th ऑफ जुलाई। 2500 का हुंडी था, ठीक है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, ये जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सिंपल कि आप किसी से कुछ चीज उधारी में लेते हो, लोन पे लेते हो, तो लोन मतलब बेसिकली क्रेडिट में लेते हो, ठीक है। आप क्रेडिट परचेस करते हो और जिससे आप परचेस करते हो वो बोलता है भाई मुझे थोड़ा पेमेंट का जरूरत था, तो बोलता है भाई पेमेंट मैं कैश तो अभी नहीं दे सकता, तो एक काम कर ले मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो वो बंदा आप पे बिल ड्रॉ करता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल। आपके पास क्या हो जाता है, बिल्स पेबल। ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एक सर्टेन डेट के बाद जो नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, आफ्टर 3 months and 3 days, ठीक है। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, 3 months 3 days बाद आपको बिल्स को रिपे करना चाहिए, ठीक है। ये करंट डेट में ऐसा होता है। या फिर किसी को चेक पेमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं तो उस केस में भी ऐसा होता है। तो ये हुंडी भी कुछ ऐसा ही होता था। 86 days आफ्टर प्रॉमिस टू पे टू सेठ मंगूस लाल भगवान दास को पेमेंट करना है। in order to sum up rupees 2500 only for value received in cash this day, ठीक है। ब्रोकर कौन है, ये पूरा का पूरा खेल का एक ब्रोकर है। ब्रोकर का नाम है के लक्ष्मण दास किंगर। इसने ये पूरा का पूरा ब्रोकरी करके ये पूरा का पूरा हुंडी को बनाया था। लेकिन सर आज के डेट में ये हुंडी यूज नहीं है, हुंडी का यूज आज के डेट में नहीं है। मतलब ये नॉर्मल कोई नहीं कर सकता, बैंक के थ्रू से ही हो सकता है। पहले ना एक इंसान दूसरे इंसान को हुंडी इशू कर सकता था, जिसका गवर्नमेंट एक अथॉरिटी था, ठीक है। ये देखो हुंडी का थोड़ा सा आप एक चीज देख लो। एक टाइम था जब इंडिया में हुंडी बहुत ही यूजफुल होता था,
ठीक है, हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डेवलप्ड इन मेडिवियल एरा फॉर यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. हुंडीज आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस instrument to transfer money from place to place, as form of credit instrument or borrow money, and the bill of exchange in trade transactions. The Reserve Bank of India described the hundi as an unconditional order in writing made by person directing another to pay a certain sum of money to a person named in order. जैसे बिल्स में होता है वही वाला, ठीक है. लेकिन ये कोई भी किसी के ऊपर बना सकता था. मतलब अगर आपसे की उधार लेता है तो आप भी एक ऑथराइज पेपर होता था गवर्नमेंट का, उस ऑथराइज पेपर के थ्रू से आप किसी को बिल ड्रॉ करके दे सकते हो. लेकिन आज के डे में बिल्स ड्रॉ सिर्फ ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक वगैरह के थ्रू से ही हो सकता है. डायरेक्ट कोई इंसान एक दूसरे के साथ हुंडी एक्सचेंज नहीं कर सकता. आज के डेट में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है. तो क्योंकि आज के डेट में ये बिल्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्स में आ गया, बैंक के थ्रू से आ गया, लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए इनकम टैक्स में एक प्रोविजंस बनाया गया. लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश एरिया में, ठीक है, मध्य प्रदेश एरिया में स्पेशली इंदौर जैसे सिटीज में ये सब कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है. क्या रे शिवम, सही ना? यस सर. हाँ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी चलता है, ठीक है. लेकिन मध्य प्रदेश वगैरह एरिया में ना काफी ज्यादा, कर्नाटका में, ठीक है, वो सब एरिया में सूद का काम चलता है ना. कर्नाटका में भी बहुत सूद का काम चलता है. मतलब इंटरेस्ट में एक मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब का जो बिजनेस जहाँ होता है ना वहां पर आज भी हुंडी बिजनेस चलता है. लेकिन ये एज पर गवर्नमेंट इलीगल है, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट इलीगल है, बिकॉज वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को गवर्नमेंट लीगलिटी नहीं देता. अगर किसी का पैसा डूबता है तो वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें सरकार कुछ नहीं बोल सकता. स्मॉल कैपिटल मार्केट. एग्जैक्टली, स्मॉल कैपिटल मार्केट, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड. तो वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन ए हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रिपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक. अगर अकाउंट पे चेक के थ्रू से होता है नो प्रॉब्लम. ड्रॉन ऑन ए बैंक से ड्रॉ हो रहा है नो प्रॉब्लम, ठीक है. अगर इस सब अकाउंट पे चेक और ड्रॉन ऑन बैंक को छोड़ के कुछ दूसरा एरिया, ठीक है, the amounts of borrowed or repaid shall be deemed to be income of the person. अगर ऐसा कोई भी तरह का अमाउंट ड्रॉ हो रहा है तो उस पर्टिकुलर इंसान का इनकम माना जाएगा. बोरोइंग और रिपेइंग, जो बोरो कर रहा है या फिर जो रिपे कर रहा है, फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वाज बोरोड और रिपेड एज द केस में बी. मतलब अगर आप किसी तरह से हुंडी के थ्रू से किसी से कुछ बोरो कर रहे हो और रिपे कर रहे हो. बोरो मतलब पहले उधार लो फिर बाद में रिपे करो. पहले बोरो करो, फर्स्ट बोरो देन रिपे. तो अगर ऐसा आप हुंडी के थ्रू से करते हो तो ये आपका इनकम माना जाएगा और टैक्स कर दिया जाएगा ऑन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, ठीक है. तो अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी सेक्शन 69D ये टैक्सेबल हो जाता है सर प्रीवियस ईयर में. ओके सर, समझ में आया. अगर वो ऑर्गेनाइज्ड में होगा तो नो प्रॉब्लम, बैंक के थ्रू से होगा तो नो प्रॉब्लम. ओके, मतलब उसकी इनकम का प्रूफ हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसमें वो सब डेटा आ जाएगा, ठीक है. सेक्शन 115 BBE क्या कहते हैं? सेक्शन 115 BBE provides that the rate at which such cash credit, undisclosed income, undisclosed expenditure, etc. deemed as income under section 68 or section 69 or section 69A or section 69B, section 69C, 69D would be subject to tax. ठीक है, ये सब डिटेल्स आगे चर्चा दूसरा चैप्टर में और भी होगा स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी था. बताओ सर, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? प्लीज एक बार मुझे बता दो, तब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट में जाऊंगा. यस सर. यस सर. ओके, तो ये सारा का सारा खेल था किसका? सारा का सारा खेल था अनडिस्क्लोज्ड इनकम का. मतलब अगर आप इनकम छुपाने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो छुपाना नहीं आएगा सर. मतलब आप बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता. हाँ, अगर इनकम करते हो तो देना पड़ेगा, ऐसा बोलने से नहीं होगा. मतलब एज पर इनकम टैक्स सर. रियल लाइफ में क्या होता है वो सबको पता है. ओके, सर्टेन केसेस वेयर इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. ओके, ये पॉइंट में मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थर्ड चार्ज के ऊपर कुछ बताता हूँ.
फिर उसके बाद और भी इधर उधर कुछ पॉइंट्स है उसमें बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले सारचार्ज के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। सारचार्ज के बारे में बता देता हूँ सर। ओके, सारचार्ज देख रहे हो ना, सारचार्ज। The rate of surcharge applicable for assessment year 2021 are as follows। ठीक है, रेट का डिटेल्स में बाद में बताता हूँ आपको, ऐसे डेट का डिटेल्स आपको अभी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको एक सम्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने सामने कॉपी ले लो, मैं अभी बताऊंगा जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सम्स को करना पड़ेगा। जिसको आता है वो फटाफट करके बता दे मुझे, और जिसको नहीं आता है वो मेरे साथ साथ चले। The rates of surcharge applicable for AY 2021 are as follows। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल जुडिशियल, ठीक है, जुरिडिकल पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वेयर द टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख बट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़। ठीक है, तो किस किस केस में लगता है? नॉर्मली 50 लाख, जैसे ही आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है, जैसे ही आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है, उसके बाद से सारचार्ज लगना चालू हो जाते हैं। लेकिन सारचार्ज का भी स्लैब है, इसका भी स्लैब है। मैं बताया था कि अगर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ जाता है तो उसका एक स्लैब है, 1 करोड़ से 2 करोड़ का एक स्लैब है, 2 करोड़ से 5 करोड़ का एक स्लैब है, 5 करोड़ के ऊपर और कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल एक समझते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी भी समझ जाएंगे। तो जब सारचार्ज लगता है तो कब लगता है? तो वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, surcharge is payable at the rate of 10% of the income tax computed in accordance with the provision of para 1, para 4.1, section 111A और section 112 और section 112A। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस के बारे में बाद में चर्चा कर लूंगा सर, ये सब सेक्शंस में बताया गया ये रेट ऑफ टैक्स के बारे में। तो जब भी सारचार्ज लगता है ना, तो एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है, एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या बताता है सर? अब एक बार ध्यान से सुन लो, उसके बाद एक सम्स करेंगे, उसके साथ आप लोग भी समझ जाओगे। Marginal relief is available in case of such persons having a total income exceeding 50 lakh। अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, मार्जिनल रिलीफ उसको मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ उसको मिलेगा इन केस ऑफ सच पर्संस हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल टुगेदर विद सरचार्ज, सरचार्ज मिला के ऑन सच इनकम शुड नॉट एक्सीड, जो भी आप सरचार्ज मिला के टैक्स पे करोगे वो क्या क्रॉस नहीं करना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ 50 लाख। मतलब 50 लाख का जो इनकम टैक्स है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए बाई मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 50 लाख। चलो इसको एक सम्स के थ्रू से समझते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ एक सम्स करो। लिख रहे हो सर? हेलो, आप लोग लिखना मेरे साथ साथ प्लीज। हाँ सर। बोलो। ठीक है, लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखना। Compute the tax liability of Mr. A, aged 42, having total income of 51 lakh for the असेसमेंट ईयर। मैं AY लिखता हूँ, असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में, आप लोग पूरा भी लिखो। और AY 2021 assume that his total income comprises of मतलब मिला जुला के, comprises of मतलब मिला जुला के सैलरी इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी HP, हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन FD, interest on FD that is fixed deposit, interest on FD that is fixed deposit, ठीक है। ओके, इस पर्टिकुलर सम्स में हम लोग एक चीज इग्नोर करेंगे, इग्नोर सेस। ओके, सेस को इग्नोर करेंगे, बोल दिए हैं सम्स में, तो मैं भी वही बताता हूँ, इग्नोर सेस। सेस मतलब वो जो 4% का लगता है सर, उसको इग्नोर करना है इस पर्टिकुलर सम्स में। तो बेसिकली इनकम कितना है 51 लाख का, और हमें बताया गया है कि इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो सरचार्ज का है सम्स कैसे पता चलेगा, यहाँ पर तो मैंने बोल दिया। तो नॉर्मल केस में आप जैसे किसी का इनकम 51 लाख क्रॉस कर जाए, 50 लाख क्रॉस कर जाए, तो आपको फटाक से देखना पड़ेगा कि 50 लाख से ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। ये चीज आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा रेट ऑफ टैक्स का एक पूरा चार्ट है, उसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे इनकम बढ़ने से आपका सरचार्ज लगता है। मैं एक बार आपको रिविजन करा दूंगा 2 मिनट बाद, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं सम्स को सॉल्व करूंगा आप लोग के साथ। तो बस इतना आपको जानना चाहिए कि सरचार्ज कितना लगना चाहिए 50 लाख से ऊपर, अप टू 1 करोड़ 10%, ठीक है। 50 लाख से ऊपर अप टू 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ 10%, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया है तो ये सम्स करने का सिस्टम आप एक बार देख लो, ध्यान से देखो कि कैसे आप सरचार्ज कैलकुलेशंस का सम्स को कर सकते हो। ओके, अगर सम्स लिख लिए तो फिर क्या मैं रब कर दूं सम्स को? क्या सबने सम्स को कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, मैं सम्स को रब करता हूँ। तो जैसे आपको, ओके म्यूट कर लो प्लीज। इसका सॉल्यूशंस कैसा होना चाहिए आप एक बार ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी सम्स मैं दूंगा सेम पैटर्न में होगा, आपको बस पैटर्न थोड़ा याद रखना है। कोई भी सम्स करने के टाइम पे आपको हेडिंग देना चाहिए सर, कंप्यूटेशन ऑफ, ये जरूरी देना है एग्जाम का पर्पस में। MCQ बेस्ड में नॉट नेसेसरी ऑब्वियसली। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mr. A for the assessment year 2021, ठीक है। असेसमेंट ईयर आपका 2021 है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर 1920, ये हो जाता है प्रॉपर हेडिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं देते हो ना तो आपका मार्क्स काट सकता है, ठीक है, स्पेशली इन CA में एंड ऑल्सो इन BCom ऑल्सो, ठीक है। BCom लेवल में भी ऐसा ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर A, टैक्स पेबल including surcharge on टोटल इनकम ऑफ, TI लिख रहा हूं मैं टोटल इनकम को, 51 लाख। मतलब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, 51 लाख का जो टैक्स लायबिलिटी होता है सरचार्ज मिला के वो कैलकुलेट करो। कैसे करना है सर? 51 लाख का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। सबसे पहला चीज, अप टू 2.5 लाख नील है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हो रुपीज 2.5 लाख, 2,50,000, तो ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख, ठीक है। मतलब रूल्स तो पता है आप लोगों को, मैं पहले भी बताया था बेसिक के क्लास में। अगर किसी का मिस्ड है क्लास तो आप लोग यूट्यूब में अपलोडेड है, एक बार देख लेना वहां से। ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख आपका टैक्स रेट क्या है? 5%, ठीक है। अप टू 2,50,000 नील है, तो 2,50,000 टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख at the rate of 20%, greater than 10 lakh to 51 lakh, greater than 10 lakh to 51 lakh at the rate of 30%। ये हो गया आपका पहला सिस्टम। तो 2.5 लाख से 5 लाख करो, कितना हो जाता है? 12,500। फिर आपका हो जाता है 1 लाख। 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस कितना? 5 लाख। 5 लाख से 10 लाख का मतलब क्या? 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख। 5 लाख से 20%, तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख होते हैं, ठीक है। 5 लाख का 20% करो, यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है उसी से होता है सर,
10 लाख माइनस 5 लाख हो जाता है 5 लाख, उसका 20% लगाओगे तो जाकर आपका हो जाएगा कितना 1 लाख। ओके, यहाँ पर भी सेम टू सेम 10 लाख टू 51 लाख, मतलब 51 लाख से माइनस कर दो 10 लाख को, तो डिफरेंस हो जाता है आपका 41 लाख का। तो 41 लाख का 30% करो, 41 लाख का 30%, 12,30,000। हाँ 30%, 12,30,000। हाँ ठीक है, वेरी गुड शिवम। 12,30,000, 12,30,000, ये जितना सारा अमाउंट आया इसको आप लोग जोड़ दो सर, ये सारा का सारा अमाउंट, और तो कुछ यहाँ पर है नहीं, आपको 51 लाख तक करना चाहिए था, ये आपने कर दिया। तो 12,30,000, ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस 12,500, दैट मीन्स प्लस 1,12,000, 13,42,500। 13,42,500, 13,42,500। ओके, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है, यह हो गया आपका टोटल। लेकिन सर यहीं पर बात खत्म नहीं होता, इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐड करना चाहिए सार्ड चार्ज। वेरी गुड शिवम, इसमें आपको ऐड करना चाहिए सार्ड चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ तक का सार्ड चार्ज का रेट है 10%, ठीक है। मतलब अगर एक्स्ट्रा इनकम आपने इतना ज्यादा कमा रहे हो तो आपको सरकार एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए बोलता है, तो 10%, तो 13,42,500 के ऊपर आपको ऐड करना कितना चाहिए 10%, तो 10% इसका हो जाता है सर 1,34,250। आपको इसको जोड़ना चाहिए, फिर आपका जो भी अमाउंट आएगा इसको आप आउटर में लिख दो, कितना हो जाता है प्लस इक्वल टू 14,76,750। 14,76,750, वेरी गुड, 14,76,750। ये हो गया आपका पहला कैलकुलेशन 51 लाख के ऊपर। अगर आपका ये पॉइंट हो गया, इसके बाद आपको करना चाहिए पॉइंट बी, ठीक है। तो ये अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको रब कर सकता हूँ, ऋषभ प्रीतम आप लोगों ने लिख लिया? हाँ सर, एक तो बाकी है। फोटो उठा ले, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट करो, मैं तो काफी धीरे धीरे कर रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं रब करता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको करना चाहिए पॉइंट बी, ठीक है। मैं पॉइंट बी करता हूं। अगर पॉइंट नंबर ए हो गया तो पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी करो आप। पॉइंट नंबर बी जब आप करोगे, पॉइंट नंबर बी में आपको क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर बी में आपको करना चाहिए, ये आप तो पहले 51 लाख पे किए ना, अब आपको करना चाहिए ये थोड़ा सरचार्ज का जो सम्स होता है ना वो थोड़ा हटके होता है, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज का सम्स थोड़ा हटके होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। टैक्स पेबल अब पहला जो था उसके ऊपर अब क्या करना चाहिए आपको, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख। मतलब पहले आपने क्या किया, पॉइंट नंबर ए पे, पॉइंट नंबर ए में आपने 51 लाख तक का पूरा कैलकुलेशन कर लिए टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। 51 लाख तक इनकम में आपका टैक्स लायबिलिटी हो गया आपका, ठीक है। अब पॉइंट नंबर बी में आपको करना चाहिए टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख। मतलब अगर आपका इनकम 50 लाख तक होता तो आपको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ता, ठीक है। ये एकदम सिंपल, आप ब्रैकेट में ही कर सकते हो, ठीक है। पहला 2.5 लाख तक नील है ना, फिर 2.5 लाख, ये आपने अगर ऑलरेडी 51 लाख के लिए भी कर चुके हो तो वहां से आप डेटा उठा सकते हो। 51 लाख के लिए जब आप इनकम कैलकुलेशन किए हो ना, वहां पर आपने ऑलरेडी कर चुके हो, तो सिंपल कर लो, अप टू 2.5 लाख तो नील है, ठीक है। तो पहला में अप टू 2.5 नील प्लस 12,500, मतलब 2.5 टू 5 लाख 12,500, ये कॉमन है, धीरे धीरे आदत सा हो जाएगा। फिर 5 लाख से 10 लाख का 1 लाख, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक, दैट इज 40 लाख का 40 लाख का 30%, दैट इज 12 लाख। अगर ये नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूं आपको नीचे ये कैसे किया मैंने, ठीक है। 2 मतलब एकदम मुंह बोली मैंने कैसे कर लिया, आपको बस इतना करना है, अप टू 2.5 लाख, ये मैं आगे नहीं करूंगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसको करना बंद कर दूंगा, तो आपको प्लीज इसको सीख लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम सिचुएशन में आप हर एक बात लिख लिख के करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अप टू 2.5 लाख
@nil, greater than 2.5 to 5 lakh @ 5%, that is 12,500, ठीक है. Greater than 5 lakh to 10 lakh @ 20%, that means 1 lakh, and greater than 10 lakh to 50 lakh, that means 40 lakh के ऊपर 30%, तो हो जाता है आपका 12 लाख. तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 13,12,500, ठीक है. ये हो जाता है आपका. ये मैं यहाँ पर रब करूंगा, इसको मैं रब करता हूँ. ये कैसे किया मैंने बस आपको दिखाया, ठीक है. 13,12,500. तो बेसिकली पॉइंट नंबर बी में आपका आंसर होना चाहिए. पॉइंट नंबर बी जो है इसमें टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख में आपका आंसर होना चाहिए. सिंपल पॉइंट नंबर बी में यहाँ पर आपको लिखना चाहिए ये इस पॉइंट पे 13,12,500. ये जहां पर आपका 14,76,000 जहां पर आप लिखे थे ना, 14,76,750 था आपका पॉइंट नंबर ए में. पॉइंट नंबर ए में 14,76,750, उसके नीचे आपको लिख देना चाहिए 13,12,500. ओके, तो ये था पॉइंट नंबर बी का हिसाब. ये था पॉइंट नंबर बी का हिसाब. पॉइंट नंबर बी में अगर आपका इनकम 50 लाख होता, अप टू 50 लाख होता, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता, ठीक है. तो आपको 13,12,500 का टैक्स देना पड़ता. नाउ पॉइंट नंबर सी, ध्यान से देखो. पॉइंट नंबर सी में आपको करना क्या चाहिए, एक्सेस टैक्स पेबल. तो एक्सेस टैक्स पेबल मतलब क्या सर, सॉरी मैं ब्लू में लिखता हूँ. एक्सेस टैक्स पेबल मतलब क्या, एक्सेस टैक्स पेबल का मतलब होता है कि जब आपका ये आपका कितने का टैक्सेबल है, ये 51 लाख का टैक्स है. दिस इज 51 लाख का टैक्स और ये 50 लाख का टैक्स, ठीक है. ये 50 लाख का टैक्स है और ये 13,12,500 50 लाख का टैक्स. तो आप एक्सेस टैक्स कितना पे कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेस टैक्स पेबल में आपको सिंपली ब्रैकेट में आप लिख लो a माइनस बी. मतलब ये पॉइंट नंबर ए से बी को हटाओ, पॉइंट नंबर ए से बी को हटाओ और यहाँ से ये जो पॉइंट है ए से बी को आपको लेस करना चाहिए. तो 14,76,750 से 13,12,500 को हटा दो, तो जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर लिख लो 1,64,250. 1,64,250 है ना, 164,250. 164,250 ये आपका एक्सेस टैक्स है. मतलब 1 लाख ज्यादा इनकम करने के लिए आपको सरकार के घर में एक्स्ट्रा इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ा. 50 लाख से ज्यादा आप कितने एक्स्ट्रा इनकम किए थे, 1 लाख ज्यादा इनकम किए थे, आपने सरकार को एक्स्ट्रा कितना टैक्स पे कर रहे हो, 1,64,000. मतलब ऑब्वियसली कुल मिला के, लेकिन आपका एक्सेस टैक्स पेबल इतना ही है ना, 14,76,750, इधर 13,12,500. तो आप कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, 164,250 पेमेंट कर रहे हो सरकार को, ठीक है. अब आता है पॉइंट नंबर डी. अब इसके कारण सरकार आपको एक रिलीफ देता है, ठीक है. एक्सेस टैक्स पेबल करते हो तो सरकार आपको एक रिलीफ भी देता है. तो ये रिलीफ कब कैसा कैलकुलेशन होता है ये थोड़ा देख लो. ये रिलीफ जो है इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिलीफ. इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. आपका ये जो इनकम यहाँ पर है ना 1,64,250, आपका जो मैक्सिमम रिलीफ अमाउंट है, मतलब ये 1 लाख जो आपका एक्सेस अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो जो 1 लाख जो आपका एक्सेस अमाउंट है उससे उसको आपको यहाँ से हटाना चाहिए, ठीक है. तो 1,64,250 से आपको माइनस करना चाहिए 1 लाख को. ये 1 लाख आपका क्या है, इस पे आपको लिख सकते हो आप यहाँ पर बिंग. ये 1 लाख क्या है, बिंग द अमाउंट of income excess of 50 लाख. 50 लाख से ज्यादा कितना एक्स्ट्रा इनकम किया आपने, 1 लाख. तो वो एक्स्ट्रा इनकम जो है आप इस इनकम से उसको लेस कर दो. तो अल्टीमेटली आपका कितना अमाउंट हो जाता है, 64,250 है ना, 64,250. 1,64,250 से 1 लाख को हटाओगे तो कितना होगा, 64,250 ही होगा. तो 64,250 ये आपका हो गया मार्जिनल रिलीफ, ठीक है. ये हो गया आपका मार्जिनल रिलीफ.
इसको मैं यहाँ रब करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया। 64,250। अब आपका टैक्स पेबल कितना हो जाएगा ये आप दिखाओगे पॉइंट नंबर ई में। पॉइंट नंबर ई में आप दिखाओगे टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल हो जाएगा आपका, टैक्स पेबल इक्वल्स टू हो जाएगा ए ना, पॉइंट नंबर ए जो था दैट इज, पॉइंट नंबर ए में क्या था, पॉइंट नंबर ए में ये था ना 1476, तो पॉइंट नंबर ए माइनस डी, ए माइनस डी मतलब 1476 750, 1476 750, ठीक है, 1476 750 माइनस 64 250, तो आपका हो जाता है 14,12,500। ये आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपका इनकम 51 लाख होता है तो। नॉर्मली कितना पेमेंट करना पड़ रहा था, अगर सिर्फ स्लैब वाइज जाते तो 1476 750, लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिला दैट इज 64 250 का मार्जिनल रिलीफ मिला, तो आपका टैक्स अमाउंट थोड़ा रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस हो गया, ये गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया रिड्यूस करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं बस पूछना चाहूंगा क्या कैलकुलेशन जिस तरह से हुआ क्या आप लोगों को समझ में आया? सबको पूछ रहा हूँ, हाँ ज्योति और त्रिव, ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। और त्रिव बोझा गেছে? विशाल? यस सर। ओके, तो जब भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तभी आ सकता है जब आपका टैक्स का अमाउंट 50 लाख क्रॉस करता है उसके बाद, ठीक है, उससे पहले नहीं हो सकता। 50 लाख क्रॉस करेगा, 50 लाख से 1 करोड़ का स्लैब में जाएगा, या 1 करोड़ से 5 करोड़ के स्लैब में जाएगा, या फिर 5 करोड़ क्रॉस करके जाएगा तो भी हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स है तो जो मैं आपको अभी नहीं शेयर करूंगा। रोशनी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या अभी भी? না না এখন পাচ্ছি, ওর কলটা হঠাৎ করে নেটওয়ার্ক, কেটে গেছিল। তো আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা। হ্যাঁ ওকে, আমার নেট ঠিক আছে, যেদিন থাকে না সেদিন বলি। ওকে, যাই হোক, এখন শুনতে পাচ্ছিস যখন, নো प्रॉब्लम। ओके, देखो, तो मार्जिनल रिलीफ जो है, मार्जिनल रिलीफ का और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इसको मतलब और कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है जिसमें मैं अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है, और थोड़ा एक दो ट्रिकी पॉइंट्स है उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये मार्जिनल रिलीफ या सरचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे सरचार्ज कैलकुलेट करना चाहिए आपने देख लिया। जैसे किस तरह से हम लोग 51 लाख का इनकम पे 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया था जो नॉर्मल स्लैब रेट से बाहर था, ठीक है, नॉर्मल स्लैब रेट से और एक्स्ट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि जब भी इनकम दे दे तो आपको किस तरह से स्लैब लगा के कैलकुलेशन करना चाहिए, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलो और एक तो सम्स करते हैं, चलो और एक सम्स करते हैं। দাদা हाँ बोलो। বলছি পয়েন্ট ইতে আমাদের যে ট্যাক্স পেয়েবল যেটা হলো 1412500, এটার हाँ, সাথে খালি ওই সেজ অ্যামাউন্টটা অ্যাড করে দিলে ওই টোটালটা হয়ে যাবে। 14,12,500, এতে 4% সেজ করে দিলেই ওটা হয়ে যাবে। 4% অ্যাড করে দিলে কি হয়ে যাবে? ওই সেজটা বসানো হয়ে যাবে। এখানে যদিও বা সেজ দিতে বলেনি কিন্তু हाँ নর্মাল সামে हाँ हाँ, সেজ अगर দিয়ে যেটা अगर হবে हाँ, এটাতে नॉर्मली हाँ, अगर सम्स में ऐसा बोल देता है ना कि इग्नोर सेस, तो आपको भी कैलकुलेशन इग्नोर सेस करके ही करके आना चाहिए, ठीक है। अगर सम्स कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्स्ट्रा 4% का जो सेस है, ठीक है, 4% का जो सेस है वो देना चाहिए। लेकिन अगर सम्स आपको पहले से बोलता है, जैसे मैंने इस सम्स में बोल के दिया था, ठीक है, इग्नोर सेस, तो आपको भी इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर इग्नोर करने के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला या सम्स में भी कुछ नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब सम्स, ठीक है, तो अगर सम्स ने कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली 4% ऐड करोगे, जैसे कि रौनक बोल रहा है, तो इसके ऊपर 4% लगाना, तो वो हो जाएगा आपका टैक्स पेबल। ये 4% में क्या आता है सर? ये 4% में एडुकेशन सेस, एडुसेस और हेल्थ सेस, ये मैं आगे आगे बात करूंगा आप लोगों से। बहुत सम्स करना है, हर जगह में ये सब बातें करना है, हर सम्स के अंत में ये वाला बात करना ही है। ये 4% बहुत पॉपुलर है, ठीक है, ये एडुकेशन के नाम पे और हेल्थ के नाम पे सरकार हमसे लेता है।
ओके, तो अब दूसरा एक तो सम्स करो सर। रब कर रहा हूँ सर, बहुत देर तक लिख लिए होंगे, या फिर किसी को भी अगर इतने देरी हो जाता है ना तो अब स्क्रीनशॉट ले लेना। पता है मेरे यहाँ पर कुछ स्पेशल हीरो टाइप्स में है कोई कोई जिसको लिखने में टाइम लगता है। ओके, एक तो सम्स लो, लिखो इलस्ट्रेशन 2 एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 ऑन सरचार्ज, ये भी सरचार्ज पे ही है। कंप्यूट लिखना प्लीज। कंप्यूट दी tax liability, compute the tax liability of Mr. D, aged 37, 37 साल का। सर एज का महत्व समझते हो ना? एज जब भी रहेगा क्या देखना चाहिए? अगर अबव 60 हो जाएगा तो टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसलिए एज बहुत वाइटल है। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी एज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज 37 की जगह अगर 73 हो जाता, टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, 2.5 लाख की जगह 3 लाख कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है? तो इसलिए एज इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि फालतू में एज काहे दे रहा है सर, क्या स्टोरी बना रहा है? नहीं सर, एकदम कहानी का बात नहीं है। हर कहानी के पीछे कुछ राज छुपा हुआ होता है। इनकम टैक्स का हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ राज है। कोई बात ऐसे ही नहीं कहते, मतलब एवी कुछ नहीं होता। having total income of 5 crore 1 lakh, 5 crore 1 lakh for the AY 2021, for the AY 2021। बाकी जो सेम है ना, वो जैसे लास्ट सम्स में था वैसा ही। एज्यूम दैट, लास्ट सम्स में जैसा था वैसा ही लिख लो। एज्यूम दैट his total income comprises of salary income, income from HP, and interest on फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां पर भी सर ब्रैकेट में लिख लो इग्नोर सेस, सेस को यहां पर हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है? इग्नोर सेस। तो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी एज 37 हैविंग टोटल इनकम ऑफ 5 crore 1 lakh for the assessment year 2021। assume that his total income comprise salary income, house property income and fixed deposit income। तो सर करना पड़ेगा सम्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीडियर एकदम सेम टू सेम है, बस रेट ऑफ टैक्स में थोड़ा चेंजेस आपको दिखेगा सर। रेट ऑफ टैक्स में चेंजेस होगा तो वो आपको समझना पड़ेगा कहाँ चेंज होगा, ठीक है सर? चलो पॉइंट नंबर ए, आंसर सर। सोल्यूशंस करते हैं सर। सोल्यूशंस एकदम सेम कैटेगरी से होगा। सबसे पहले 5 करोड़ 1 लाख में बनाओ सर। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग surcharge on total income, including surcharge on total income of 5 crore 1 lakh, 5 crore 1 lakh, ठीक है? 5 करोड़ 1 लाख। तो 5 करोड़ 1 लाख पे जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, सेम मेथड है सर। अप टू 2.5 लाख नील है ना सर, तो आप अप टू 2.5 लाख नील लिख सकते हो आप लोग। मैं लिखना पसंद करता हूँ।
अप टू 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख ना सर, 2.5 लाख या 2.5 लाख जो भी आप समझते हो, अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 lakh at the rate of 5%, that is 12,500, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%, that means इसमें कितना का गैप है, 5 लाख का गैप है, 5 लाख पे 20%, लगाओ सर कितना, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। ग्रेटर देन 10 लाख टू कितना हो जाता है सर, 10 लाख से आपको एकदम डायरेक्ट 5 करोड़ यहाँ 1 लाख करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 10 लाख टू, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन 10 लाख टू 5 करोड़ 1 लाख, ठीक है, 5 करोड़ 1 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख से 5 करोड़ 1 लाख, मतलब जो भी गैप होता है आपका माइनस कर लो, 5 करोड़ 1 लाख से, 5 करोड़ 1 लाख से माइनस करो 10 लाख को, माइनस करो 10 लाख को, उस पर आप टैक्स लगाओ 30%। तो बताना तो मुझे, ये 5 करोड़ 1 लाख से जब आप 10 लाख माइनस करते हो तो आपका होता है 4 करोड़ 91 लाख, है ना, 4 करोड़ 91 लाख, इस पे आपको लगाना चाहिए 30%। तो 4 करोड़ 91 लाख पे, बोलो बोलो, 1 crore 47 lakh 30,000। वेरी गुड सर, 1 करोड़ 47 लाख 30,000, वेरी गुड, 1 करोड़ 47 लाख 30,000, ये हो जाता है आपका टोटल। आप टोटल करो इसको, जो भी अमाउंट आया इसको टोटल करो, 1 करोड़ 1 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, हाँ बोलो, 148 हाँ बोलो बोलो, 48 42 500 148 42 500। ओके 42,500, म्यूट करो, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, 148 42,500, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या लगाना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा साइड में टोटल को लेके जाता हूँ, हाँ, ताकि मैं अलग से लिख सकूं, इसलिए इस सेम अमाउंट में मैं इधर लेके आता हूँ, 148, आप लोग मत करना, आप लोग नीचे नीचे जैसे चले आ रहे हो वैसे ही लिखना, 148 42 500, इसके ऊपर आपको सारचार्ज लगाना चाहिए, ऐड करो सर इसके ऊपर, ऐड सारचार्ज, 37%। ऐड सारचार्ज 37% सारचार्ज है सर, 37% सारचार्ज, ठीक है, इसके ऊपर सारचार्ज लगेगा 37% एज पर रूल, 37%, तो हो जाता है आपका जितना भी आप लगाते हो, ये रेट में मनगढ़ंत नहीं दे रहा हूँ सर, इसका चार्ट है, चार्ट में आपके साथ ऑलरेडी नोट में भी दिया हुआ है, और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये सब मेरा दिखा हुआ है आपको। तो 37% इंटू 37%, 148 42 हो जाएगा 54,91,725। 54 54,91,725। हाँ सही बोला है, तो ये ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 54 91 725, इसको ऐड कर दो, 2 crore 3 lakh 33 2 crore 3 lakh 34,225। 2 करोड़ 3 लाख 34,225, हाँ 225, ये हो जाता है आपका टैक्स। जब आप 5 करोड़ 1 लाख कमाते हो तो सरकार को आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। जब आप 5 करोड़ कमाते हो, 5 करोड़ 1 लाख कमाओगे, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा फिर 2 करोड़ 33 लाख 4225, ये होगा आपका टैक्स का अमाउंट सरचार्ज लगा के, ठीक है। अगर यहाँ तक लिख लिए तो मैं पॉइंट नंबर ए से आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करूं? ओके सर, चलिए करते हैं। नहीं हुआ तो लिखना, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्लीज। तो पॉइंट नंबर ए हो गया सर। पॉइंट नंबर ए में हमें जो मिला है दैट इज, पॉइंट नंबर ए से हमें क्या मिला? पॉइंट नंबर ए से हमें मिला, पॉइंट नंबर ए 5 करोड़ 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी। टैक्स का अमाउंट कितना हुआ? ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है सर, ये क्योंकि मेरा वो वाला पेज चला गया। 2 करोड़ 33,4225, ठीक है। अब आपको पॉइंट नंबर बी करना चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ गए हो आपको क्या करना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए? अप टू 5 करोड़ तो कैलकुलेट करो सर। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹5 करोड़। 5 करोड़ तक का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करो, कितना होता है देखो। फटाफट आप ब्रैकेट में कर सकते हो। 12,500, 12,500 अप टू 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का रेट है ये एकदम मतलब स्टैंडर्ड रेट है। 5 से 10 लाख, क्योंकि आपका इनकम हाई है ना, तो आप क्योंकि आपका इनकम हाई है तो आप ऐसे कर सकते हो। 12,500 प्लस 1 लाख प्लस आपका हो जाता है 1 lakh, ओ 1 crore 47,000, हाँ so ये 47 lakh। 5 करोड़ से 10 लाख को हटा दो। 5 करोड़ से ढाई करोड़ से 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और 10 लाख 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, 10 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक। 5 लाख से आपको हटा देना चाहिए 10 लाख को। 5 लाख से 10 लाख हटाओ, 5 लाख से 10 लाख हटाओगे तो आपका हो जाता है 4 करोड़ 90 लाख। 4 करोड़ 90 लाख, ठीक है। तो 4 करोड़ 90 लाख पे 30%। 30%। 4 करोड़ 90 लाख पे 30%, दैट मीन्स 1 करोड़ 47 लाख। 1 करोड़ 47 लाख, 1 करोड़ 47 लाख। अगर ये किसी को समझ में नहीं आता तो फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो। अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील। आगे ये मैं बेसिक करा रहा हूँ इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा मैं नहीं दिखाऊंगा। अप टू 2.5 लाख नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 10 लाख, सॉरी टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, दैट मीन्स 12,500। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख, दैट मीन्स 5 लाख पे 20% इक्वल्स टू 1 लाख। ओके, ग्रेटर देन 10 लाख टू 5 करोड़, ग्रेटर देन 10 लाख टू 5 करोड़ एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। क्योंकि आपको अप टू 5 करोड़ ही करना चाहिए था, तो आपका ये अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ 47 लाख। तो टोटल करने से आपका हो जाएगा प्लस 1 लाख प्लस 12,500, आपको हो जाते हैं 1 करोड़ 48 लाख, 1 करोड़ 48 लाख 12,500, है ना। यस सर, इस पे आप 25% लगाएंगे। अच्छा, इस पे भी सरचार्ज लगेगा, ठीक है। ये जो अमाउंट हुआ ना, अच्छा इसको ना इनर में रख लो, इस पे भी सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये 5 करोड़ जो है इसमें भी तो 25% सरचार्ज है। 2 करोड़ से 5 करोड़ का जो रेट है उसका सरचार्ज, ठीक है, उसका सरचार्ज है 25%, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये 5 करोड़ तक का रेट है, तो उसमें सरचार्ज जो हो जाता है दैट इज 25%। तो आपका ये जो अमाउंट आया ना दैट इज 148.42, सॉरी हाँ 148.12, एक सेकेंड, 148.12500, 12500। इस पे ऐड करो, इस पे ऐड करो 25% सरचार्ज। इस पे जब तुम 25% सरचार्ज ऐड करते हो तो कितना अमाउंट हो जाता है? 37,03125। 37,3125। वेरी गुड सर। एट 25%, ये क्या है? ये सरचार्ज है, मतलब जब 5 करोड़ का सरचार्ज है, ये सरचार्ज 37,03,125
5। तो इसके साथ इसको ऐड कर दो सर, कितना आ जाता है, प्लस इक्वल्स टू 18515625 18515625। 5625। वेरी गुड सर। तो ये हो गया आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़। अगर आपका इनकम 5 करोड़ तक होता तो आपका टैक्स पेबल अमाउंट होता ये अमाउंट 1851565, 1 करोड़ 85,15,625। ओके, अब यहाँ पर आपको फिर से आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में आप कैलकुलेट करोगे सर एक्सेस टैक्स पेबल। एक्सेस टैक्स पेबल, एक्सेस टैक्स पेबल क्या है, ए माइनस बी। तो ये 2 करोड़ 33 लाख से इसको माइनस करो सर, ए माइनस बी करके आपको पता चल जाएगा 1818600 1818600। 600। वेरी गुड रौनक। नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको 1 लाख। मार्जिनल रिलीफ हो जाता है आपका 18 लाख, सॉरी 1 करोड़ नहीं, सॉरी ये है एक्स्ट्रा 18,18,600 जो आपने एक्सेस दिया, यहाँ से आपको माइनस करने को मिलेगा 1 लाख। ठीक है, वो 5 करोड़ से ऊपर कितना था, 1 लाख था, तो 5 करोड़ से ऊपर जितना एक्स्ट्रा है वही आपको माइनस करने को मिलेगा। तो मार्जिनल हो गया आपका 17,18,600। मतलब ज्यादा इनकम में रिलीफ कम है सर, ज्यादा इनकम में रिलीफ कम है, 17,18,600। तो पॉइंट हेलो नंबर दादा, ई हो जाता है आपका। हाँ बोलो पॉइंट नंबर बोलो ये बोलो। आंसर की 186155625। एक सेकेंड रुक जाना बाबू, मैं पॉइंट नंबर ई में ही तो जा रहा हूँ, अभी तो मिल जाएगा हाँ, जो हाँ, वही। आंसर। हाँ दादा ওটাই। टैक्स पेबल हो जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो ए अमाउंट जो अभी था दैट इज 2 करोड़ 33,4225 से आपको माइनस करना चाहिए दिस अमाउंट। ठीक है, मतलब ये अमाउंट जो आपका आया था इससे आपको लेस करना चाहिए ये अमाउंट को। ठीक है, कनेक्शन विद दिस टू। तो आपका आंसर हो जाता है 186, हाँ रोशनी सही बोले हो तुमने, 186,15,625। ठीक है, तो ये है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी कुछ है, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, और नेक्स्ट दिन मार्जिनल रिलीफ में और एक पॉइंट है, मैं नेक्स्ट दिन चर्चा करके आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये आइडिया ऑब्वियसली मिल गया होगा कि मार्जिनल रिलीफ या सरचार्ज का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। क्लियर है ना, कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है समझ में आया सबको, प्लीज बताना। सर ये 25% सरचार्ज कब कब लगता है? 25% सरचार्ज तब मैं रेट बताता हूँ आपको। रेट मैं पहले भी डिस्कशन किया था एक क्लास में। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। देखो सरचार्ज का रेट देख लो एक बार, सरचार्ज का रेट देख लो, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो सरचार्ज का रेट क्या है, जब 50 लाख से 1 करोड़ तक का क्या रेट है, 10%। ठीक है, अगर आपका इनकम अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़, तो आपको कितना सरचार्ज लगेगा, 15%। ठीक है, अच्छा और क्या रेट है, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़ है, तो आपको क्या टैक्स सरचार्ज लग जाएगा, वह द टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो आपका सरचार्ज अमाउंट हो जाएगा 25%। ओके, और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, वेयर द टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा, तो आपका सरचार्ज अमाउंट क्या हो जाएगा, पेबल एट द रेट ऑफ 37%। 37%। समझ में आया, सरचार्ज कब कब कितना अमाउंट लगता है, समझ में आया सर। यस सर। ठीक है, तो ये है सरचार्ज का खेल, ये है सरचार्ज का खेल।
ओके सर, समझ में आया। अच्छा, सरचार्ज में बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट होल्ड ना प्लीज। अच्छा देखो, आप इतना देर से जो सरचार्ज देख रहे थे, सरचार्ज का ये इंडिविजुअल्स लेवल पे देख रहे थे, ठीक है। अगर सेम कॉन्सेप्ट आपका फार्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव में हो जाता है ना, तो उसके केस में रेट का थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। मतलब अगर कोई फार्म है, ठीक है, मतलब कोई पार्टनरशिप फार्म है, ठीक है, या फिर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फार्म है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इनका सरचार्ज का रेट अलग है, ठीक है। तो नॉर्मली ये सब का कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। जब टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%। अगर इनकम किसी का 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो 12% का सरचार्ज लगेगा, ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट वहां पर भी लगता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है इसका सरचार्ज का कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कंपनी अगर है, ये था मैं जो बताया फार्म के बारे में बताया। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, ये याद रखना, एमसीक्यू में बहुत पूछता है ये सब। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, दैट मीन्स इंडियन कंपनी रे बाबा, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर होता है ना, इंडिया में रजिस्टर मतलब रजिस्टर इन इंडिया, तो उस कंपनी के केस में अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है कंपनी का, लेकिन 10 करोड़ से कम है या इक्वल्स टू 10 करोड़ है, तो आपका सरचार्ज अमाउंट क्या हो जाएगा, 7%। अगर आपका इनकम, उस टोटल इनकम 1 करोड़ ग्रेटर देन 1 करोड़ बट इज लेस देन इक्वल्स टू 10 करोड़, तो अब आपका सरचार्ज हो जाएगा 7%। प्लीज हाँ, माइंड इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी जिसका टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो तो आपका सरचार्ज अमाउंट बढ़ के 12% हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा लास्ट में ना एक पूरा समरिटिकल चार्ट है, आप वहां से भी एक बार देख सकते हो बाद में। फॉरेन कंपनी मतलब यही जो मैट है ना, इस मैट के एकदम एंड में एकदम समरी किया हुआ है, आप वहां से भी फटाफट देख सकते हो। फॉरेन कंपनी के केस में क्या है, अगर कंपनी फॉरेन है तो इसका सरचार्ज का अमाउंट थोड़ा अलग है सर, ठीक है। अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम, तो आपका सरचार्ज अमाउंट है 2%, बिकॉज इसका टैक्स रेट ज्यादा है। इसका टैक्स रेट ज्यादा है इसलिए सरचार्ज अमाउंट को कम रखा गया है, ठीक है। और अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप फॉरेन कंपनी हो लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इस तरह का कोई भी कंपनी जो फॉरेन कंपनी, अमेजन, इसके केस में अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज अमाउंट है 5%। आपका सरचार्ज अमाउंट है 5%, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी का केस में। बस एकदम सिंपल यही था सरचार्ज का पूरा खेल, ठीक है। अगर आप एकदम एंड पे जाते हो ना, तो एंड पे ना एक पूरा चार्ट बना हुआ है, ये देखो रेट ऑफ टैक्स का एंड पे एक पूरा चार्ट बना हुआ है। सेकंड, ये देख पा रहे हो, पूरा चार्ट वाइज दिया हुआ है, देखो सरचार्ज का डेटा, नॉर्मल टैक्स का डेटा, ठीक है। अगर आप कंपनी का टैक्स भी देखते हो, देखो इंडिविजुअल्स का टैक्स रेट तो सबको पता है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, इंडिविजुअल्स का टैक्स रेट और नहीं बोलूंगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, बिलो 60, 60 to 80 एंड अबव 80, ठीक है। अच्छा, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, अगर किसी का ये क्लास में पहले कर दिया था, अगर किसी का मिस्ड है ना तो एक बार कर लेना, वो मेरा पुराना क्लास जो है वहाँ से रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लास्ट 1-2 क्लास पहले ही है। अगर आप HUF हो, अगर आप AOP हो, अगर आप BOI हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5%, मतलब नॉर्मल बिलो 60 का जो रेट है वही वाला रेट हो जाएगा। अगर आप फार्म LLP हो तो आपका नॉर्मल टैक्स रेट क्या है, फ्लैट 30%। अगर आप फार्म हो, LLP हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो फ्लैट टैक्स रेट क्या है, 30%। फार्म, LLP, लोकल अथॉरिटी के लिए समझ में आया सर, फ्लैट रेट है 30%।
अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपका रेट क्या है? अगर आपका इनकम 10,000 अप टू 10,000 है, अगर आपका इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 20%। एनुअल सर, सब एनुअल है, एनुअल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा सिस्टम अलग है सर। 10,000 से 20,000 20%, और तो 20,000 से ऊपर होगा तो 30%। अगर आप कंपनी हो, इसके बारे में एक बार देख लो। ये सरचार्ज नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल टैक्स रेट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंपनी हो तो आपका क्या टैक्स सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर, याद रखना सर प्लीज, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर किसके केस में होता है और रिसिप्ट किसके केस में होते हैं? टर्नओवर और रिसिप्ट किसके केस में? अगर आपका बेसिकली अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, दो चीज होता है कॉमर्स में, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन। बिजनेस में ना टर्नओवर होते हैं, चाहे वो बिजनेस गुड्स का हो या सर्विस का, गुड्स या सर्विस एनीथिंग कैन बी। बट अगर आप कोई स्पेशल प्रोफेशन करते हो, लाइक अगर आप, प्रोफेशन बहुत तरह का हो सकता है। प्रोफेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ जॉब मतलब एम्प्लॉय, इसका केस में नहीं बताया जा रहा सर। सर आवाज नहीं मिल रहा है। ଚାଲିନି ଅଛି না না কারেন্ট চলে গেছে তো আমি চালিয়ে নিয়েছি আবার দেখছি দাঁড়া हेलो हेलो हाँ सर। यस सर। आवाज आ रहा है ना यस हाँ। सर। ओके मेरे यहाँ पे लोड शेडिंग है ओके देखो एंड मतलब कंप्लीशंस की तरफ ही है हम लोग आज के कुछ लोग बाहर चले गए हैं ज्वाइन कर लेगा तो अच्छा करेगा ओके तो देखो कंपनी का जो मैं टैक्स रेट आपको बता रहा था कंपनी का टैक्स रेट एक बार देख लो अगर आपका टर्नओवर ये ध्यान देना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका बिजनेस है तो उसमें टर्नओवर होता है टर्नओवर बेसिकली सेल्स पे डिपेंड करता है टर्नओवर डिपेंड करता है सेल्स पे ठीक है टर्नओवर डिपेंड ऑन सेल्स लेकिन प्रोफेशंस लाइक सीए लाइक सीएमए इन प्रैक्टिस टीचर कोई टीचर है वो भी प्रोफेशनल टीचर अगर कोई है ठीक है वो भी हो सकता है सैलरी टीचर नहीं प्रोफेशनल मतलब जो प्राइवेट में करते हैं या फिर कोई लॉयर है ठीक है कोई लॉयर है तो ये लोग अपना प्रोफेशन के हिसाब से ठीक है जो कमाते हैं इनको बोलते हैं या फिर आप बॉलीवुड स्टार को भी ले सकते हो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है ठीक है तो ये लोग जो भी इनकम करते हैं ये ग्रॉस रिसिप्ट कहते हैं इसको कहते हैं ग्रॉस रिसिप्ट तो इस तरह से अगर कोई कंपनी प्रोफेशन करते हैं लाइक चार्टर्ड फार्म हो गया सीए फार्म सीएमए फार्म ठीक है कॉस्ट फार्म लॉ फार्म ठीक है ये सब क्या हो गया कंपनी हो सकता है फार्म हो सकता है तो ऐसा केस में अगर कोई कंपनी है या फार्म है तो उसका अगर ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 से पहले प्रीवियस ईयर 17-18 से पहले मतलब 2017 सॉरी मतलब फ्रॉम इन द प्रीवियस ईयर 17-18 17-18 के बाद अगर 400 करोड़ तक है मतलब 400 करोड़ इक्वल्स और लेस देन 400 करोड़ तो आपका टैक्स रेट क्या है 25%
लेकिन अगर आप कोई अदर डोमेस्टिक कंपनीज हो जो इस केस में नहीं आता, तो आपका टैक्स रेट है 30%। मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 का केस में अगर बताया जाए तो 400 करोड़ तक का अगर आपका इनकम है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है, तो आपका इनकम टैक्स क्या हो जाएगा 25%। लेकिन अगर इस केस में आप नहीं हो तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 30%। अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 40%। बता रहा था ना कि फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट हाई है, इसलिए उसका सरचार्ज अमाउंट कम किया गया है। ठीक है, इसलिए उसका सरचार्ज अमाउंट कम किया गया है। सरचार्ज का अगर मैं बात कर रहा था तो सरचार्ज में आपके पास ये पॉइंट भी है। सरचार्ज में देखो, अगर ये मैं आज आपको बताया ना, ये पूरा सरचार्ज का देखो एकदम 10%। अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। बाकी मैंने ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुका, ये बस आपको एक बार गो थ्रू कराने के लिए आप देख सकते हो। और एक पॉइंट जो था दैट इज रिबेट का पॉइंट। ठीक है, रिबेट के ऊपर मैं सम्स भी कराया था आपको एक। ठीक है, और एक सम्स में आपको होमवर्क में देता हूँ, आप करके लाना, मुझे नेक्स्ट दिन देख दिखाना। यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। rebate under section 87A, that is rebate of up to 12,500 for resident individuals having total income up to 5 lakh। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलता है। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलता है, मतलब छूट, मतलब ऐसे ही इनकम पे छूट और छूट। चलो एक सम्स करो रिबेट पे, समझ में आ जाएगा। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन लिखो। मिस्टर राघव, Mr. Raghav, age 26 year, 26 years, and a resident in India, and a resident in India. Just a minute. हेलो, साउंड आ रहा है क्या? यस सर। ओके ठीक है। हाँ सर, सुनते बच्चे। ओके, तो लिखो, मेरे यहाँ पर थोड़ा बोर्ड डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब लिखो, मिस्टर राघव, एज 26 years and a resident in India, has a total income has a total income of 4,40,000, total income of 4,40,000, comprising his salary income लिख रहे हो ना, comprising his salary income and interest on bank FD, compute his tax liability, तो 4,40,000 का है, उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके अभी बताओ फटाफट। अच्छा, मेरे यहाँ पर ना थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मेरे यहाँ पर लोड शेडिंग है, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा। ये आप लोग होमवर्क में रख लो, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में रख लो, मैं नेक्स्ट दिन इसको डिस्कशंस करके दूंगा। ठीक है, तो बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बेसिक में मुझे जो भी बोलना था नेक्स्ट दिन ये सम सॉल्व करके दूंगा, और कुछ पॉइंट्स है अगर बेसिक में जो आपको बताना जरूरी है, मैं वो बता के फिर नेक्स्ट चैप्टर में चला जाऊंगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है सर आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, तो सर ठीक है सर टैक्स लायबिलिटी आज नील क्लास इतना है। ही रखते हैं। ये जो सम है टैक्स लायबिलिटी नील होगा सर, टैक्स लायबिलिटी नील होगा। हाँ ठीक सर। है, मैं इसीलिए मुझे बंद करना पड़ रहा है सर, क्योंकि मेरे यहाँ पर लोड शेडिंग के कारण नेटवर्क इशू हो चुका है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी का चर्चा कर दूंगा, ऐसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था क्लास।
ऑलमोस्ट हो चुका था। टैक्स लायबिलिटी नील होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार डिस्कशंस कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो बाय। हाँ ओके सर। बाय सर। ओके बाय चलो। একটা রাখছি। हाँ রাখ। স্যার আমার কোম্পানি ল তো আজকে নয় না, না কোম্পানি ল আজকে থাকে না, তো কোম্পানি ল থাকে তো এ কি বলে ফ্রাইডে ফ্রাইডে থাকে। ফ্রাইডে তো হ্যাঁ আজকে ফ্রাইডে। মেসেজ দেখলাম সেই জন্য।